तो आखिर इसका नाम कोरोना क्यों पड़ा? जब सूर्य ग्रहण होता है तो देखे होंगे सूर्य ढक जाता है, तो साइड साइड में हमको रोशनी दिखाई देता है, हल्का 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 हल्का, उसमें भी रिंग बन जाता है, रिंग, तो उसको भी हम लोग कोरोना बोल सकते हैं। यही जो ओजोन गैस है वो अपने साथ साथ क्या निकालेगा? वायलेट लाइट निकालेगा, है ना, बैगनी किरणें निकालेगी, और यही बैगनी किरणें क्या प्रोड्यूस करेगी? कोरोना इफेक्ट। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना? मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे अपने प्यारा सी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके काफी मस्त टॉपिक है दोस्तों, सबसे मजेदार टॉपिक है ना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या? कोरोना। कोरोना क्या होता है? कोरोना, आप कोरोना वायरस नहीं समझ लीजिए, हाँ मतलब नाम वही है ना, उसका नाम था कोरोना वायरस, इसका नाम कोरोना डिस्चार्ज या फिर कोरोना इफेक्ट बोल सकते हैं ना। तो आखिर इसका नाम कोरोना क्यों पड़ा? बिल्कुल सही बात। या फिर कोरोना वायरस को कोरोना क्यों नाम पड़ा? मतलब अच्छा सवाल है, बात तो सही है। तो कोरोना जो दोस्तों वर्ड है, ये कोरोना, ये क्राउन वर्ड से मिलकर बने, क्राउन है ना। क्राउन का मतलब होता है मुकुट, है ना, जो राजा महाराजा लोग पहनते थे, एकदम मस्त मुकुट, है ना, क्राउन, है ना। तो मुकुट से मतलब ये वर्ड आया, तो इसीलिए क्यों। और कोरोना वायरस जो उसका स्ट्रक्चर जो अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर मैंने उसका सरफेस में, है ना, उसका साइड साइड में, है ना, इधर, है ना, एक माने इस तरीके से मुकुट बना हुआ है ना, मुकुट जैसा बना हुआ है, इसलिए दोस्तों इस वायरस का नाम पड़ा कोरोना वायरस, है ना। तो उसी तरीके से कोरोना इफेक्ट, तो इसका नाम कोरोना क्यों पड़ा? क्योंकि ये भी जो है ना एकदम बहुत सुंदर आकर्षक, एकदम इस तरीके से सर्कल जैसा, रिंग जैसा बनाता है, बहुत आकर्षक दिखता है ना, बहुत ब्यूटीफुल दिखता है और मुकुट जैसा दिखता है, इसलिए इस इफेक्ट का नाम पड़ा कोरोना, है ना। अच्छा, ये इफेक्ट क्या है वो भी जानेंगे, है ना। तो एकदम आप दोस्तों बोल रहे कोरोना क्या है, कोरोना इफेक्ट को समझेंगे, कोरोना डिस्चार्ज वही वो उसको बढ़िया से समझेंगे, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, और कोरोना हो रहा है तो उससे पावर लॉस हो रहा है ट्रांसमिशन लाइन में, तो कोरोना हो रहा है पावर लॉस, और तो उस पावर लॉस से बचने के लिए यानी कोरोना को रिड्यूस करने के क्या क्या मेथड से, सारा कुछ दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो आप वीडियो में एकदम शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों समझते हैं कोरोना। कोरोना कहां होता है, कहां पर घटित होता है कोरोना? ये घटना है ना जो कहां घटित होता है, ये आपका लॉन्ग हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में होता है। तो सबसे पहले आप लोग, जैसा कि मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कॉपी कलम लेकर के बढ़िया, और साथ ही साथ एकदम लिखते चलिए, है ना, समझते चलिए प्लस लिखते चलिए साथ ही साथ। ऐसा नहीं कि हाँ पहले समझ रहे हैं और 1 घंटा बीत जाएगा, उसके बाद कभी 1-2 दिन बाद कॉपी में आराम से लिख लेंगे, ऐसा नहीं होगा। और ना ही मैं आपको नोट्स भेजूंगा कि आप आराम से लिख भी सकेंगे, एकदम पढ़ते पढ़ते आपको लिखना होगा, ताकि एकदम लाइव क्लास, ऐसे जिस तरह ट्यूशन आते हैं एकदम साथ ही साथ टीचर जिस तरह पढ़ा रहे आपको लिखना पड़ता है, उसी तरह से आपको भी यहाँ पर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हाँ ऑनलाइन क्लास जैसा कि हाँ यूट्यूब में वीडियो देख लिया, उसका पीडीएफ मिल जाएगा उसका वेबसाइट में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में, ऐसा नहीं होता यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आपको साथ ही साथ लिखना भी होगा, समझना भी होगा एकदम। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो चलिए समझते कोरोना। तो कोरोना क्या होता है दोस्तों? कोरोना इज एन इवेंट, आप लोग भी लिखते चलिए, कोरोना इज एन इवेंट दैट ऑकर्स ऑन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। हाई वोल्टेज, कम वोल्टेज में यह नहीं देखा जाता, और कितना वोल्टेज होना चाहिए ताकि कोरोना इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा, सब कुछ समझेंगे, है ना। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, चलिए इसको लिख लिए होंगे, लिख लिया इसको। अब उसके बाद यहाँ पर एक और टॉपिक लिख दीजिए, कोरोना फेनोमेनन, मतलब ये सब टॉपिक है इस तरीके से, ये स्टार कोरोना है ना, स्टार दे दिए कोरोना। अब कोरोना के अंदर में सब टॉपिक है, क्या सब टॉपिक है? कोरोना फेनोमेनन। अगर आप लोग सिलेबस देखिएगा दोस्तों, तो आपके सिलेबस में एकदम साफ साफ लिखा हुआ, आप एकदम खोल करके साथ ही साथ बैठिए, सिलेबस को भी खोल करके बैठिए और यहाँ पर मिलाते चलिए कि सर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे क्या। हाँ, कोरोना फेनोमेनन। तो कोरोना फेनोमेनन देखिए, कोरोना इफेक्ट कहां देखा है? कोरोना फेनोमेनन यानी यह एक ऐसा फेनोमेनन है, मतलब प्राकृतिक घटना, ये इसको आप मतलब खत्म नहीं कर सकते, ये हाँ इसको कम करने का उपाय है लेकिन खत्म नहीं कर सकते, प्राकृतिक होगा ही होगा पक्का, है ना। कहां होता है? ट्रांसमिशन लाइन, जो 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है, हाई वोल्टेज वाला लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, वहां पर देखने को मिलेगा, जो बड़े बड़े टावरों में जा रहा है, ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन, उसमें नॉर्मल 11,000 वोल्टेज वाला उसमें नहीं देखा जाएगा, क्योंकि वोल्टेज बहुत कम है, इसके लिए लाखों का वोल्टेज चाहिए, तबे कोरोना इफेक्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, मैंने थंबनेल में भी एक सर्कल करके फोटो लगाया है जिसमें कोरोना इफेक्ट को दिखाया गया, ट्रांसमिशन लाइन चमकने लगता है ना, ये जो 3 गो तार गया है ना, हाँ ये 3 गो तार जो है ना, ये दोस्तों ये 3 गो तार एकदम चमकने लगेगा, फेंट वायलेट कलर का,
है ना, हल्का बैगनी कलर का आपको दिखेगा। ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ये हल्का बैगनी कलर का दिखेगा इस तरीके से, है ना, हल्का बैगनी कलर का इस तरीके से दिखेगा, हल्का बैगनी कलर का दिखेगा। ये जहां तक ट्रांसमिशन लाइन है वहां तक देखने को मिलेगा, एकदम पूरा तार में ही हल्का हल्का बैगनी कलर देखने को मिलता है, फेंट वायलेट कलर, है ना। तो इसी घटना को दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोना फेनोमेनन कहते हैं। मतलब कोरोना फेनोमेनन क्या होता है, यह सबसे पहले लॉन्ग ओवरहेड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होता है। दूसरा बात क्या है कि इसमें हिसिंग साउंड निकलता है ना। अब क्या होता है हिसिंग साउंड, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। हिसिंग साउंड होता है, फेंट वायलेट कलर निकलता है और इसमें ओजोन माने गैस बनता है, ओजोन गैस बनता है ना। कोरोना फेनोमेनन में क्या क्या होता है समझ लीजिए, क्या क्या होता है, हिसिंग साउंड निकलता है, फेंट वायलेट कलर निकलता है और ओजोन गैस निकलती है। हाँ, ये तीन गो चीज उसी इस पूरा घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, आपको घबराना नहीं होगा कि हम शॉर्ट में बात करके पार हो जा रहा है, ऐसा नहीं, एकदम अच्छा से समझेंगे, है ना। तो पहले इसको लिख देते, जो मैं अभी कहा उसको लिख देते, है ना, ताकि आप लोग खुद से भी पढ़ करके समझ सकते मैं क्या बोलना क्या चाह रहा हूं। लिखते हैं द कोरोना फेनोमिनन is obtained by hissing sound। हिसिंग साउंड क्या होता है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, है ना। पहले लिख लेते हैं हिसिंग साउंड कॉमा प्रोडक्शन ऑफ फेंट वायलेट कलर, प्रोडक्शन ऑफ फेंट वायलेट कलर विद ओजोन लेयर या फिर विद ओजोन गैस, विद ओजोन गैस, विद ओजोन गैस, ठीक है। अच्छा तो लिखेंगे द फेनोमिनन ऑफ वायलेट ग्लो कॉमा हिसिंग साउंड एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन गैस ऑन एन ओवरहेड या फिर इन एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज नोन एज कोरोना, ठीक है दोस्तों। अब समझिए, अब समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, तो सबसे पहले तो मैंने यहां पर बता दिया कि कोरोना कहां देखने को मिलता है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है, नॉर्मल वोल्टेज में नहीं। दूसरा कोरोना फेनोमिना, तो द कोरोना फेनोमिनन इज ऑब्टेन बाय हिसिंग साउंड। कोरोना फेनोमिनन हमको माने जाएंगे उसके सामने तो हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो उससे माने एगो साउंड माने सुनाई देगा, है ना। प्रोडक्शन ऑफ ओजोन गैस, ये दिखाई नहीं देगा कि ओजोन गैस वहां पर बन रहा है विद फेंट वायलेट कलर, है ना, लेकिन वहां पर बन रहा है, ओजोन गैस बन रहा है। और यदि हाई वोल्टेज है तो आपको वायलेट कलर दिखाई देगा, हल्का फेंट मतलब हल्का बैगनी कलर आपको दिखाई देगा, सर्कल जैसा हल्का हल्का दिखाई देगा, है ना। अगर वातावरण एकदम साफ है तो, है ना। उसके बाद लिखा है द फेनोमिनन ऑफ वायलेट ग्लो कॉमा हिसिंग साउंड एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन गैस इन एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज नोन एज कोरोना। उसी कोरोना का जो फेनोमेनन है उसको हम लोग डिफाइन किए हुए। तीन को चीज मैंने क्या क्या, हिसिंग साउंड निकलेगा, ओजोन गैस निकलेगा और हिसिंग पहले क्या बोले, हिसिंग साउंड निकलेगा, ओजोन गैस और क्या और एक वायलेट कलर दिखाई देगा। बस यही तीन को चीज है कोरोना की पहचान, कि हाँ कोरोना वहां पर बना। अब ये वाला चीज कहीं पर भी लागू होता है, जैसे सूर्य ग्रहण जब लगता है, सूर्य ग्रहण, है ना, हम लोग का जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ मान्यता है, सूर्य ग्रहण जब होता है ना, जब सूर्य ग्रहण होता है तो देखे होंगे सूर्य ढक जाता है, सूर्य भगवान ढक जाते हैं, है ना, ढक जाते तो फिर भी पूरा तो नहीं ढक पाता क्योंकि सूर्य बहुत बड़ा है, तो पूरा तो नहीं ढक पाता है, तो उसके साइड में हमको रोशनी दिखाई देता है, हल्का हल्का साइड में रोशनी दिखाई देता है। वो भी आपका दोस्तों थोड़ा बहुत वो भी काफी सुंदर दिखाई देता है, तो उसको भी हम लोग, भले वो वायलेट कलर का नहीं निकल रहा है ना, वायलेट कलर का रोशनी नहीं दिखाई देता, लेकिन वो बड़ी सुंदर माने उसमें भी रिंग बन जाता है, रिंग, तो उसको भी हम लोग कोरोना बोल सकते हैं, है ना। हाँ,
तो ये हो गया। अब दोस्तों इसका थ्योरी को जानेंगे, कोरोना का क्या थ्योरी है, ये आपके देखिए सिलेबस में लिखा हुआ द थ्योरी ऑफ कोरोना पढ़ना है ना। तो अब टॉपिक यहां पर सब टॉपिक लिख लीजिए, थियरी ऑफ कोरोना। मतलब एग्जाम में आपको जो भी लिखने देगा आप आराम से लिख लेंगे। अगर आपको कोरोना का फेनोमेनन लिखने देगा तो आप फेनोमेना लिख सकते हैं। अगर आपको एमसीक्यू पूछ दे कि कहां पर कोरोना इफेक्ट देखा जाता है तो ओवरहेड हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में। अगर आपसे कोरोना का थ्योरी एक्सप्लेन करने बोल दे तो आपको लिखा देता हूं वो और समझा भी दूंगा, आप आराम से इजी शब्दों में रहेगा, आप आराम से मैंने समझ सकते है ना। चलिए इसको पहले नहीं लिखे तो लिख लीजिए। तो दोस्तों आप समझते हैं थ्योरी ऑफ कोरोना, कोरोना का थ्योरी को समझिए, मतलब पूरा कहानी इसी में छिपा हुआ है ना, इसी में लिखेंगे कोरोना क्या है, कैसे बनता है, साउंड कैसे, हिसिंग साउंड कैसे निकलता है, सब कुछ समझे, कैसे ओजोन गैस बना, सब कुछ समझेंगे। देखिए कोरोना इफेक्ट तभी होगा जब दो कंडक्टर एक दूसरे के काफी नजदीक रहेंगे। जैसे ये वाला, जब मैं आपको दोस्तों प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कल पढ़ा रहा था तब मैंने ये वाला आपको इस तरीके से समझाया था कि दो कंडक्टर चाहिए जिसमें आपका एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, तो इनसाइड द कंडक्टर में यानी क्या कहते हैं इनर फेस में जो भी करंट डेंसिटी वो कम हो जाता है और आउटर साइड में करंट डेंसिटी ज्यादा हो जाता है। इस घटना को हम लोग प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहते थे। ये मैंने कल का वीडियो में आपको समझा, अगर आप नहीं देखे तो इस वीडियो को क्लिक करके जाकर के जरूर देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होगा। तो थ्योरी ऑफ कोरोना, कोरोना कब हमको कहां देखने को मिलेगा, तो कोरोना तभी होगा जब दो को कंडक्टर यानी ये दो को तार है ना, ये वाला एगो तार, ये वाला एगो तार, दो को कंडक्टर, दो को तार है ना, दो को वायर है। तो जब दो तार एक दूसरे का काफी नजदीक रहेंगे, दूर नहीं नजदीक है ना, तो इसमें भी करंट जा रहा है, इसमें भी करंट जा रहा है, सही बात है ना, और इसमें भी करंट जा रहा है। तो करंट तो जा रहा है लेकिन हाई वोल्टेज में करंट जा रहा है। ये कब होगा, जब वोल्टेज हाई रहेगा। तो व्हेन टू कंडक्टर्स कैरिंग हाई वोल्टेज, जब दो कंडक्टर हाई वोल्टेज कैरी कर रहे हैं ना, और दोनों कंडक्टर ये जो दोनों तारे एक दूसरे के काफी नजदीक है ना, नजदीक है, तब दोस्तों क्या होगा, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसके चारों तरफ इस तरीके से है ना बनता है ना। आपको याद है ना, जब भी कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो अपने अंदर से होने देती है तो उसके चारों तरफ क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, या फिर कहा जाए तो तार है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाए तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा है ना, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो देखिए तब, और वो भी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले तो नॉर्मल है, जब वोल्टेज बहुत ज्यादा है, जब वोल्टेज बहुत ज्यादा तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और बढ़ जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और बढ़ जाएगा। तो चूंकि ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे के नजदीक है, या फिर मान लेते पहले दूर में था अब हम इसको नजदीक ला रहे, तो जैसे जैसे नजदीक लाते हैं, तो 12th साइंस में आप लोग पढ़े फिजिक्स में कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में अगर हम किसी दूसरे चार्ज को, अगर हम किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को इसके नजदीक लाते हैं है ना, तो लाने में जो किया गया काम है, एक चार्ज को है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो किया गया काम है, उसको उस डब्ल्यू को दोस्तों हम लोग क्या बोलते थे, भी बोलते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते थे। और दोनों के बीच का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते थे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते थे। ये आपके फिजिक्स टीचर ने जरूर बताया था है ना, तो उसको बोलते थे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते थे, विभवांतर है ना, और इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। अच्छा, और एक आपके फिजिक्स सर ने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है ना, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, इसके मान लेते ये वाला कंडक्टर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो इसका पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होगा दोस्तों, वो होगा -dV/dr। ये आप लोग पढ़े होंगे, -dV/dr पढ़े थे। इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद आ रहा है कुछ, 12th फिजिक्स में पढ़े थे, साइंस में क्या पढ़े थे, E बराबर -dV/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो आपका वोल्टेज के चेंज पर डिपेंड करता है, और अगर दूरी बढ़ाएंगे या फिर सामने लाएंगे, अगर दूरी को घटा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड माने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड को मजबूत कर रहे और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब हम वोल्टेज बहुत ज्यादा इससे फ्लो करवाएंगे। माने वोल्टेज तो फ्लो नहीं करता, मतलब करंट बहुत, जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इससे बहुत ज्यादा करंट जाएगा, और बहुत ज्यादा करंट जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा बढ़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा है ना, स्ट्रॉन्ग बनेगा, स्ट्रॉन्ग बन रहा है ना। हाँ, तो जैसे जैसे हम इस वाला तार को इसके नजदीक ला रहे, तो मेरा ये जो चेंज इन वोल्टेज है, चेंज इन वोल्टेज वो भी बढ़ेगा, विभवांतर वो भी बढ़ेगा है ना। तो इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, देखिए ऊपर वाला ये वोल्टेज, अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे
हाँ, तो ये वाला भी बढ़ेगा, है ना। या फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, है ना। या फिर वोल्टेज, ये माने एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब मैं यहाँ पर समझाने क्या चाह रहा हूँ, जो आप लोग नहीं पढ़े, यदि कोई बच्चे नहीं पढ़े पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं पढ़े, तो उनको मैं बता रहा हूँ कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वो होता है दोस्तों, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, जब किसी तार में हाई वोल्टेज का करंट जा रहा है और किसी दूसरे तार को उसके नजदीक लाएंगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, एक फोर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कूलम्स फोर्स भी बोलते हैं, आपको याद होगा कूलम्स फोर्स, जो दो चार्ज के बीच में लगता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्स फोर्स बोलते हैं, है ना। तो ये कूलम्स फोर्स क्या करेगा दोस्तों, ये क्या करेगा, ये जो आसपास का पार्टिकल्स है उसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी ओर, या फिर मान लेते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वो वोल्टेज है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पर दोस्तों कोरोना इफेक्ट लाने के लिए कम से कम कितना वोल्टेज रहना चाहिए, हम दोनों तार को एक दूसरे के नजदीक लाए तो पोटेंशियल जो वोल्टेज बढ़ गया है, एक दूसरे का जो ये डीबी है, डीबी जो रेट जो चेंज है, वोल्टेज में जो चेंज है वो बढ़ गया, तो कितना वोल्टेज होना चाहिए कि मेरा कोरोना इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो दोस्तों डीवी बटा डीवी, ये जो डीवी बटा डीआर है ना, यानी आपका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो कितना होना चाहिए, ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है दोस्तों पीजी, ये कितना होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए 30 केवी पर सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी पर सेंटीमीटर तार, ये जो तार है इसका पर सेंटीमीटर में कितना वोल्टेज होना चाहिए, 30,000 वोल्ट होना चाहिए, 30,000 वोल्ट, समझ में आ रहा है। तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू यानी आरएमएस वैल्यू क्या होगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट 21.2 केवी पर सेंटीमीटर, ये आरएमएस वैल्यू है ना। तो इतना वोल्टेज यदि रहेगा दोनों तार में, इतना अगर डीवी है ना, डीवी बटा डीआर है, तो अब मेरा कोरोना इफेक्ट देखने को मिलेगा, हाँ तभी मेरा कोरोना इफेक्ट देखने को मिलेगा। यदि इतना वोल्टेज से कम है तब कोरोना इफेक्ट नहीं होगा वहां पर, समझ में आ रहा है। तो तो अभी हमको पता चल गया कि कितना वोल्टेज में कोरोना इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट 30 केवी पर सेंटीमीटर और आरएमएस वैल्यू उसका 21.2 केवी पर सेंटीमीटर। अच्छा, कोरोना इफेक्ट का कंडीशन पता चल गया। अब क्या होगा देखिए, अब यहाँ पर जैसे जैसे कूलम्ब फोर्स का भी मैंने बात किया था ना, कूलम्ब फोर्स, तो कूलम्ब फोर्स क्या करेंगे दोस्तों, ये जो तार है, तो मान लेते ये वाला तार है, ये वाला, तो ये कहां पर है, अभी हवाए में है ना, हवा में। अगर मान लीजिए इस कंडक्टर में हम इस तार में वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, तो इस पर जो करंट, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज जो फ्लो कर रहा है, वो क्या करने लगेगा, वो अब आसपास में फैल जाएगा, आसपास का जो हवा है, हवा का पार्टिकल से उसको भी आयोनाइज कर देगा। हाँ, मतलब आसपास का जो सराउंडिंग, इस कंडक्टर का सराउंडिंग का जो एयर है उसको कंडक्टिंग बना देगा। हाँ, माने वोल्टेज बढ़ने से देखते हैं ना हम लोग, क्यों कहा जाता है कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के नजदीक में नहीं जा, करंट मारने लगेगा, क्यों, क्योंकि वो आसपास का हवा को भी कंडक्टर बना दिया है। प्रभु, कंडक्टर मतलब आप उसके नजदीक में जाएंगे तो वो आपको झटका मारेगा, क्योंकि वो आसपास का हवा को भी कंडक्टर बना दिया। ले मतलब अब ये तार जो है, ये इस तार से करंट फ्लो हो रहा है, तो इस करंट फ्लो करने के लिए ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अब वर्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया। मतलब अब मान लेते हैं ये हवा में भी करंट फ्लो करने लगा, ये मान लेते कंडक्टर तो है ना, तार तो है, तो अब मान लेते आसपास का हवा को भी कंडक्टिंग बना दिया है ना, तो इसका देखिए वर्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ नहीं गया, वर्चुअल मतलब कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल नहीं बढ़ा, लेकिन जो करंट का फ्लो करने के लिए जितना रास्ता था वो बढ़ गया। अब ये करंट जो है, इलेक्ट्रॉन वो इधर से भी जा सकता है, इधर से भी हवा से भी जा सकता है, हवा को भी पार करके जा सकता है ना। मतलब उसका जो वर्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया तार का वो बढ़ गया है ना। तो जब वर्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया तो हवा का पार्टिकल उसको आयनाइज कर दिया। हवा में क्या होता है, हवा में बहुत सारा गैस है, बहुत सारा, है ना। तो हवा में बेसिकली हम लोग का वातावरण में कौन सा गैस ज्यादा है, मतलब हम लोग का पूरा एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन गैस ज्यादा है, लेकिन हम लोग का जहां पर हम लोग रह रहे हैं धरातल पर कौन सा गैस ज्यादा है, जो हम लोग सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस ज्यादा है, तो ऑक्सीजन O2 के साथ क्या करेगा दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये इतना प्रबल हो गया, इतना स्ट्रांग हो गया कि ये ऑक्सीजन जो बहुत सारा ऑक्सीजन जो है हम लोग के नजदीक में, उस ऑक्सीजन को ये तोड़ दिया। ये ऑक्सीजन जो है ना O2 को ये तोड़ दिया, ये O+O बना दिया, मतलब जो भी आयन है O तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, O पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ये तोड़ दिया, है ना, तोड़ दिया दोस्तों, 2O पॉजिटिव इस तरीके से, है ना, जो हो गया आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा, है ना। मतलब समझाने के लिए मैं बोल रहा कि जो ऑक्सीजन जो मेरा हवा में है उसको ये करंट जो है, करंट जो हाई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहे हैं, जो आसपास का हवा है उसमें ऑक्सीजन को तोड़ देगा। इसी को क्या कहते हैं, आयनाइजेशन कहते हैं, आयनीकरण। मतलब आप किसी
मॉलिक्यूल को, किसी अणु को तोड़ दे रहे हैं तो इसको आयनीकरण कहते हैं, और आयन बना दे रहे, दो आयन बना दे रहे, चाहे पॉजिटिव आयन बनाएंगे चाहे आप नेगेटिव आयन बनाएंगे, तो तोड़ दे रहे हैं, तो यहां पर देखिए एक ऑक्सीजन बन गया, दो ऑक्सीजन में, दो ऑक्सीजन का दो अणु था, उसमें से दो अलग अलग परमाणु में टूट गया, है ना, ऑक्सीजन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु, तो दो ऑक्सीजन का परमाणु हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन मतलब नवजात, अभी अभी शिशु, नवजात शिशु यानी अभी अभी बना है, अब ये बोल रहा है कि हम अकेले रह नहीं सकते, है ना, तो ये क्या करेगा, ये फिर हवा में आसपास जो ऑक्सीजन है, हवा में भी तो ऑक्सीजन है ना, यहाँ आसपास दूर में ऑक्सीजन, उससे ये कंबाइन कर लेगा, तो O2 जो है, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन है ना, ये क्या कर लेगा, हवा में जो ऑक्सीजन है, हवा में उससे कंबाइन कर लेगा, है ना, और ये क्या बना देगा, O3 बना देगा, क्या बना देगा, O3। आप बैलेंस कर लीजिए, चाहे O2 हो जाएगा या फिर 2O+ हो जाएगा, है ना, वो सब आप लोग देख लीजिए। मेरा कहने का मतलब कि ये जो हवा में ये जो आसपास का जो कंडक्टर का सराउंडिंग का जो ऑक्सीजन था वो टूट गया, मतलब आयनाइज हो गया, तो आयनाइज इसको तोड़ा कौन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तोड़ दिया, है ना, इतना ज्यादा मजबूत हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की ये हवा को भी कंडक्टर बना दिया। तो हवा को कैसे कंडक्टर बनाएगा, जब तक आयन नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, तो ये ऑक्सीजन में जो अभी न्यूट्रल है उससे ऑक्सीजन के दूसरे अणु को, दूसरे परमाणु को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो फ्री हो गया तो अब कंडक्टर बन सकता है, मतलब करंट फ्लो करवा सकता है। तो ये जो ऑक्सीजन है, हाँ, ये तो अभी नेसेंट है, ये नया नया टूटा हुआ है, तो ये ऐसे रह नहीं सकता है ना, अकेले रह नहीं सकता है। तो ये बाकी का हवा का ऑक्सीजन परमाणु से, है ना, ऑक्सीजन का अणु से O2 से कंबाइन करके फिर O3 बना लेगा, और इस तरीके से ओजोन गैस का फॉर्मेशन होता है, ओजोन गैस। इस तरीके से दोस्तों ओजोन परमाणु का या फिर ओजोन अणु का निर्माण होता है, ओजोन गैस का निर्माण होता है। तो ये अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन तो निकला, जंप किया, निकला, है ना, और जो हवा का पार्टिकल्स है, हवा का पार्टिकल्स, बहुत सारा हवा का पार्टिकल्स इधर, है ना, हवा का पार्टिकल्स, है ना, तो हवा का पार्टिकल से मान लेते कुछ कुछ ऑक्सीजन नहीं है, कुछ ऐसे पत्थर धूल कण होगा, तो उससे टकरा करके फिर यहाँ पर कंडक्टर, ये जो भी कॉपर का होगा उससे फिर टकराया, है ना, और फिर दूसरा वाला आया, फिर इससे टकराया, और फिर ये फिर इस सरफेस से टकराया, और मान लेते कभी कभी ये अपने इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, है ना। तो इस तरह से क्या होता है दोस्तों, ये टकराते 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 कभी इलेक्ट्रॉन जंप करके तार से बाहर निकल जा रहा है, और क्या किसी धूल कण से टकरा करके फिर वापस आ जा रहा है, और इस जो कॉपर का सरफेस है उसको टक्कर मार रहा है, और फिर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और मान लेते उधर से एक दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है सरफेस पर टकराने के लिए, और इधर से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो मान लेते आपस में ही टकरा गया, है ना। तो ये बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता है, तो इससे क्या होता है दोस्तों, एक आवाज निकलता है ना, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इस तरह टकरा रहा है, तो एक आवाज निकला, इसी को हिसिंग साउंड बोलते हैं। समझ में आया। अच्छा, वायलेट कलर कैसे निकला, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करता है ना, इस तरह से पूरा कंडक्टर में मूव करता है ना, गोल 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 घूमता है। तो घूमने से क्या होता है दोस्तों, घूमने से उसका स्पीड बढ़ता है, स्पीड बढ़ता है, और स्पीड बढ़ने से हमको एक लाइट वहां पर दिखाई देता है ना। कोई भी चीज देखे होंगे ना, कोई भी चीज बड़ी स्पीड में गिरता है, मान लेते यूनिवर्स से वो पत्थर गिर रहा है, मान लेते वो चट्टान गिर रहा है, तो वो बहुत स्पीड में गिर रहा है धरती की ओर, तो वो हमको कैसा दिखेगा, आग का गोला जैसा दिखेगा ना, बिल्कुल, क्योंकि उसका स्पीड और उसका मास बढ़ जाता है, तो इसका मतलब उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मोमेंटम बढ़ने से क्या होता है, एक आग का गोला जैसा दिखता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा तो स्पीड बढ़ गया, तो ये हमको लाइट जैसा दिखाई देता है। उसी लाइट को बोलते हैं फेंट वायलेट कलर, हमको बैंगनी कलर का दिखाई देता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ओजोन गैस कैसे बना वो भी जान लिया, है ना। यहाँ पर हिसिंग साउंड कैसे निकला वो भी जान लिया, है ना। और प्लस तीन गो वर्ड था ना, क्या, एगो हिसिंग साउंड था, एगो ओजोन गैस और एगो फेंट वायलेट कलर, है ना। वायलेट कलर कैसे निकला वो भी हमने जान लिया। तो ये तीनों चीज कैसे हुआ दोस्तों, मैंने आपको समझा दिया, है ना। अब लिखूंगा ना, मैं लिख दूंगा ना यहाँ पर, तो आप खुद से भी थोड़ा बहुत पढ़ करके और क्लियर हो जाएंगे, है ना, और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो ये सारा घटना जो भी लिखे हैं मैंने बताए आपको, अच्छा से नोट्स बना करके आपको लिख देते, ताकि आप लोग बाद में 15-16 दिन बाद अगर फिर से पढ़ेंगे इस नोट्स को, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं दोस्तों, थ्योरी जो अभी लिखे थे ना उसी को अच्छा से मैंने नोट्स बना करके लिख रहे, थ्योरी ऑफ कोरोना। आप लोग भी लिखते चलिए, आपको तो समझ में आ ही गया होगा, उसके बाद पढ़ करके आप फिर से समझ लीजिएगा, है ना। थ्योरी ऑफ कोरोना, हाँ, तो क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे, कोरोना क्या लिखेंगे, व्हेन टू कंडक्टर्स कैरिंग high voltage are nearest to each other,
ईच अदर सो डेट, ताकि किस लिए एक दूसरे के नजदीक रखा जाता है, सो डेट ताकि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज, ताकि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज 30 केवी पर सेंटीमीटर और 21.2 केवी पर सेंटीमीटर आरएमएस, है ना। आरएमएस वैल्यू इतना है और उसका मैक्सिमम वैल्यू इतना है कि इतना वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए, उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट इतना प्राप्त करने के लिए हम दोनों तार को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं, ताकि इतना वोल्टेज मिल जाएगा, तभी ना कोरोना इफेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। देन तब क्या हो जाएगा, अगर हम नजदीक ला रहे देन तो वहां पर हम कुछ हम चाह रहे कुछ और, कि हम वोल्टेज को बढ़ा दे, लेकिन वहां पर कुछ और हो जाए, देखते हैं ना, कुछ काम को करने जाते हैं जबकि उल्टा कुछ दूसरा काम हो जाता है ना, विघ्न पड़ जाता है। उसी तरह से हम वोल्टेज को, पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू इतना करना चाह रहे, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों तार को एक दूसरे के नजदीक ला रहे, लेकिन एक दूसरे के नजदीक लाने से क्या हो जाएगा, देखिए, देन कूलम्स फोर्स इज सो हाई, तब क्या हो जाएगा, कूलम्स फोर्स काफी स्ट्रांग हो जाएगा, काफी हाई हो जाएगा, कूलम्स फोर्स बढ़ जाएगा, है ना। कॉमा 8 अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ले ये दूसरा कंडक्टर का सरफेस से ही इलेक्ट्रॉन को खींचने लग रहा है ना, फ्रॉम सरफेस ऑफ कंडक्टर, फुल स्टॉप। अच्छा देखिए मैंने क्या कहा, ये वो इसमें हम वोल्टेज, ये दोनों तार को जब एक दूसरे के नजदीक ला रहे, तो ये इसमें इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया कि इसका जो फोर्स है वो इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींचने लग रहा है बाहर ले, है ना, इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने लग रहा है। तो जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर निकलेगा, एयर पार्टिकल से क्या कर लेगा दोस्तों, एयर पार्टिकल्स को ये क्या कर देगा, एयर पार्टिकल से टकराएगा, तो एयर में क्या है, बेसिकली ऑक्सीजन से टकराएगा, और इलेक्ट्रॉन जो है काफी एनर्जी के साथ निकलता है। जब कोई चीज, जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाता है तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, आपको याद है ना केमिस्ट्री, यानी इस इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो जिससे भी टकराएगा उसको चकनाचूर कर देगा। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जैसे टकराएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन को दो टुकड़ा कर देगा, और ऑक्सीजन का दो अणु, माने ऑक्सीजन का एक अणु में दो परमाणु है, तो दोनों परमाणु को अलग अलग कर देगा। हाँ, माने ऑक्सीजन के ये जो O डबल, ये जो ऑक्सीजन है O2, उसके बीच में ये वाला जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देगा, है ना, ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसको ब्रेक कर देगा, है ना, उस फोर्स को भी तोड़ देगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, इतना इसके पास एनर्जी है, ये ऑक्सीजन को तोड़ देगा, ये आसपास के ऑक्सीजन को तोड़ देगा, है ना, मतलब हवा पार्टिकल्स को क्या कर देगा, क्या कहते हैं उसको, आयनाइज कर देगा, हाँ आयनीकरण कर देगा। और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन फिर कन्वर्ट हो जाएगा O3 में, ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ओजोन क्या करेगा दोस्तों, ये वायलेट कलर बनाएगा, वायलेट कलर, और वायलेट कलर क्या करेगा आपको, यही वायलेट कलर आपको क्या दिखाएगा, कोरोना इफेक्ट दिखाएगा, बस खत्म, यही वाला तो कहानी है, तो इसी को लिख रहे हैं ना। अच्छा क्या लिखे, सो इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंडक्टर, है ना, these electrons ionizes the air particles, air molecules, and oxygen gets ionizes and doing केमिकल रिएक्शन, और क्या करता है दोस्तों, केमिकल रिएक्शंस करने लगते, है ना, आयनाइज करने, एयर मॉलिक्यूल्स का आयनाइज करते, केमिकल रिएक्शन होता है ना, ऑक्सीजन गेट्स आयोनाइज्ड एंड ऑक्सीजन गेट्स आयोनाइज्ड, ऑक्सीजन आयोनाइज हो जाता है ना, ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड, एकदम सरल शब्दों में लिख रहा ताकि आप लोग पढ़ करके समझ सकते, इज कन्वर्टेड इनटू ओजोन गैस, है ना, ओजोन गैस। अच्छा द प्रोडक्शन of ozone gas
इमिट्स वायलेट, ओजोन गैस इमिट्स, क्या इमिट करता है दोस्तों? वायलेट लाइट इमिट करता, निकालता है ना, विच प्रोड्यूसेस कोरोना इफेक्ट। आप ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है, अब समझ में आ जाएगा। जब दो कंडक्टर जो हाई वोल्टेज कैरी कर रहा है ना, एक दूसरे के नजदीक रखते हैं या फिर लाते हैं, तो क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो वैल्यू है वो 30 केवी पर सेंटीमीटर और 21.2 केवी पर सेंटीमीटर आरएमएस, ताकि हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू यहां तक पहुंचा सके, तभी ना कोरोना इफेक्ट होगा। अगर इतना वैल्यू नहीं पहुंच रहा तो कोरोना इफेक्ट नहीं होगा। देन तब क्या होगा, हम जब पास ला रहे तो कूलम्स फोर्स काफी ज्यादा हो जा रहा है, जो क्या कर रहा है, दूसरे कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन को निकाल ले रहा है, और जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो अपने आसपास का हवा से क्या कर लिया दोस्तों, हवा के पार्टिकल्स को क्या कर दिया, आयनाइज कर दिया, मतलब हवा के पार्टिकल्स को तोड़ दिया। और उसमें बेसिकली क्या मौजूद है, मोस्टली ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को आयनाइज करेगा, और ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा नेसेंट ऑक्सीजन में, और फिर नेसेंट ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा ओजोन गैस में। तो पूरा सीधे डायरेक्ट लिख दे, ओजोन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही जो ओजोन गैस है वो अपने साथ साथ क्या निकालेगा, वायलेट लाइट निकालेगा, है ना, बैगनी किरणें निकालेगी, और यही बैगनी किरणें क्या प्रोड्यूस करेगी, कोरोना इफेक्ट। सिंपल सा, वही बैगनी कलर हमको कैसा दिखाई देगा, कोरोना इफेक्ट दिखाई देगा। बस ये हो गया दोस्तों। अब यहां पर तो दोस्तों यहां पर क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स के साथ आयोनाइज हुआ, मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर दिया, तो मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। यहां पर लिखा हुआ है रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन मतलब क्या, मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगा, तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन के कारण क्या होगा दोस्तों, पार्टिकल्स में वाइब्रेशन होगा। बिल्कुल मैंने आपको कहा ना कि वो ऑक्सीजन परमाणु से टकराएगा तो आवाज निकलेगा, और साथ ही साथ फिर अपना कंडक्टर से भी टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन गिर रहा है उसमें तो आवाज होगा, है ना, तो आवाज होगा, तो इसी आवाज को क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग हिसिंग साउंड कहते हैं। बस, तो अब हिसिंग साउंड कैसे निकला उसको लिखेंगे, है ना, पैराग्राफ छोड़ के भी लिख सकते हैं आप लोग। तो ड्यू टू मोलिकुलर रिएक्शन vibration takes place in air particles which produces hissing sound। बस क्या हिसिंग साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ वो भी मैंने लिख दिया, वायलेट कलर कैसे इमिट हुआ वो भी लिख दिए, और ओजोन गैस कैसे फॉर्म हुआ वो भी लिख दिए, सारा कहानी लिख दी। यही है थ्योरी ऑफ कोरोना, ठीक है, यही है कहानी। अच्छा, तो ये हो गया दोस्तों कोरोना का कहानी। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो इतना पहले आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा, इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि किस वोल्टेज पर वो मिनिमम कितना वोल्टेज होना चाहिए, यानी वो कौन सा मिनिमम वोल्टेज है जिस पर मेरा कोरोना बनना शुरू होगा। हाँ, तो इसको लिख लेंगे। तो अब दोस्तों हम लोग जानते समझते हैं क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज क्या होता है, और एक होता है आपका विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज, दोनों को समझेंगे, है ना। तो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज को समझिए क्या होता है, तो ये वो वोल्टेज होता है, ये वो मिनिमम वोल्टेज होता है। ऐसे तो मैक्सिमम आपका कितना पता है, मैक्सिमम 30 केवी पर सेंटीमीटर, या और आरएमएस में 21.2 केवी पर सेंटीमीटर, लेकिन वो मिनिमम कितना वोल्टेज है जिस पर मेरा कोरोना बनना शुरू होगा। हाँ, उस मिनिमम वोल्टेज को क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। समझ में आ गया ना, समझ में कोई दिक्कत है, फिर से समझ लीजिए। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज इज द मिनिमम फेज न्यूट्रल वोल्टेज एट विच कोरोना ऑकर्स, जिस पर कोरोना शुरू होता है। एट क्या लिखेंगे, कोरोना एट दिस वोल्टेज इज नॉट विजिबल। जो कोरोना प्रोडक्शन हुआ, द प्रोडक्शन ऑफ कोरोना, जो कोरोना बना है या फिर बनना शुरू हुआ है, बन तो नहीं गया, अभी बनना शुरू हुआ है, वो हमारे आंखों द्वारा नहीं देखी जा सकती। क्यों? क्योंकि उसका मात्रा अभी बहुत कम है, बहुत कम, है ना। तो फिर वो कौन सा वोल्टेज है जिस पर हमको कोरोना देखना माने दिखने लगेगा, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज या फिर विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज। समझ में आया? तो पहले ये वाला लिख लेते हैं कि जिस वोल्टेज पर जस्ट अभी कोरोना बनना शुरू हुआ है, जस्ट बनना शुरू हुआ है, लेकिन वो अभी हमको दिखेगा नहीं, क्योंकि उतना ऊंचा में तार में रहता है, उतना ऊंचा तार है, प्लस उतना हाई वोल्टेज अभी
अभी आया नहीं, उतना वोल्टेज अभी आया नहीं है, तो उतना वोल्टेज अभी धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ता है ना, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ता है ना, तो उतना वोल्टेज अभी हुआ नहीं कि वो अब पूरा तरीके से कोरोना बन गया है ना। कम वोल्टेज है, मान लेते कम वोल्टेज है, तो कम वोल्टेज पे अभी जस्ट कोरोना धीरे धीरे बनना शुरू हुआ है ना, कंप्लीट बना नहीं है, तो अभी बन भी नहीं गया कंप्लीट, तो हमको आंख से कैसे दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो लिख रहे कि इट इज द, और इसका दोस्तों एक फॉर्मूला भी होता है जो न्यूमेरिकल बनाने में काम देता है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, है ना। इट इज द मिनिमम फेज न्यूट्रल वोल्टेज एट विच कोरोना ऑकर्स, जिस पर कोरोना दोस्तों माने होता है, बनता है। अच्छा, तो ये वाला जो वोल्टेज है दोस्तों, है ना, ये वाला जो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज VC, ये किस पर डिपेंड करता है। देखिए इसका फॉर्मूला देखिए, पहले इसका फॉर्मूला तो लिखेंगे, इसका फॉर्मूला माने आपको यहां पर लिख देते हैं, है ना, ये वाला इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या होता है दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है m0 g0 डेल r, m0 g0 डेल r log e d बाय r, ठीक है, log e d बाय r। अब वोल्टेज है तो किलो वोल्ट पर फेज, ये वाला दोस्तों इसका फॉर्मूला है ना। तो यहां पर देखिए ये जो VC है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, ये किस पर डिपेंड हुआ, किस पर डिपेंड किया, डिपेंड मतलब इसका किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। m0 क्या है, इरेगुलरिटी फैक्टर, मतलब ये वाला जो तार है, वायर है, कंडक्टर है, ये कितना खुरदरा या कितना एकदम प्लेन है, तो कितना खुरदरा है ना, रफ सरफेस है ना, कितना खुरदरा है, तो वही इसका क्या कहलाता है दोस्तों, इरेगुलरिटी फैक्टर। देखिए सामान्य एकदम चिकना नहीं है, वो खुरदरा है। जब हम नया, ये तो मार्कर है, मैंने कहने का मतलब जब मार्कर हम नया खरीद कर लाए थे तब इसमें ये थोड़ा खरोच नहीं था, लेकिन हम यदि माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो रहेगा, मान लेते नेग्लिजिबल है, तो एकदम चिकना रहेगा। जब नया मार्कर खरीद के लाए तो उसका इरेगुलरिटी फैक्टर का जो वैल्यू रहेगा वो 1 रहेगा, एकदम चिकना, प्लेट, समतल। लेकिन ये जो तार हम लोग यूज करते हैं तो वो तार कैसा रहता है, मैंने आपको कहा था लीड्स वायर, मतलब इस तरह से मोड़ा हुआ, इस तरीके से रहता है, मैंने कहा था ना कल का वीडियो अगर आप लोग देखें तो इसको क्या कहते हैं, लीड्स वायर बोलते हैं, लीड्स वायर मतलब लपेटा हुआ वायर, लीड्स वायर, बहुत सारा वायर लपेटा हुआ है। तो बोलिए ये वाला क्या रफ सरफेस आपको नहीं दिख रहा, क्या ये वाला प्लेन सरफेस दिख रहा है, हाँ, इस तरह से मुड़ा हुआ है ना, इस तरीके से मुड़ा हुआ, तो क्या ये प्लेन आपको दिख रहा है, नहीं प्लेन दिख रहा है, ये खुरदरा सरफेस है। तो इसका जो म्यू नॉट का जो वैल्यू होगा दोस्तों, म्यू नॉट बोल रहे हैं, m0 वो 1 नहीं होगा, 1 किसका होगा, जो एकदम प्लेन है। तो प्लेन यदि बना देंगे तो वो तो सॉलिड कंडक्टर हो गया, है, सॉलिड कंडक्टर यूज थोड़ी किया जाता है ना, इस तरह से लीड वायर का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन में। तो अब आपको ये वाला m0 समझ में आ गया ना, m0 क्या है, किस पर डिपेंड कर रहा है, पहला है m0 क्या है, इरेगुलरिटी फैक्टर, लिख देंगे, अभी सब कुछ लिख देंगे। g0 क्या है, g0 है दोस्तों आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्रिटिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, अभी नहीं बताए थे, dV/dr वो वाला, है ना, 30 kV पर सेंटीमीटर, 21.2 kV पर सेंटीमीटर, वही वाला ये वाला। डेल क्या है, डेल है एयर डेंसिटी फैक्टर, मतलब हवा में ऑक्सीजन कितना है, अगर ज्यादा ऑक्सीजन है तो ज्यादा हमको कोरोना इफेक्ट देखने को मिलेगा, जल्दी देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि वोल्ट अगर ज्यादा, डेल का वैल्यू ज्यादा है तो VC का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर डेल का वैल्यू ज्यादा होगा तो VC भी ज्यादा होगा, है ना, VC भी ज्यादा होगा, नहीं एक सेकंड, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ये VC भी ज्यादा होगा, हाँ ज्यादा होगा, ठीक है ज्यादा होगा। अच्छा, तो उसी तरीके से R क्या है, रेडियस, मतलब ये वाला तार है, इसका रेडियस कितना है, ये वाला जो तार है इसका रेडियस कितना है ना, ये रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। अभी बताएंगे, जो मैंने कहा ना कि डेल का वैल्यू बढ़ा देंगे तो VC का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है, VC बढ़ जाएगा, लेकिन ये नहीं कि हम बोल रहे कि कोरोना जल्दी बनेगा या फिर जल्दी बन जाएगा कोरोना, वो नहीं बोल रहे, है ना, वो आपको अभी समझ में आएगा बाद में, है ना। तब तो रेडियस को बढ़ा देंगे तो कोरोना जल्दी बनना चाहिए, गलत, कोरोना लेट से बनेगा। देखिए ये सब कुछ मैं आपको बाद में समझा दूंगा, अभी आगे देखिए। R पर डिपेंड किया, यानी रेडियस ऑफ कंडक्टर, D मतलब दो कंडक्टर के बीच की दूरी पर, सेपरेशन,
डी, दो कंडक्टर कितना दूर में या कितना नजदीक है उस पर डिपेंड कर रहा है। बाकी तो हो क्या, ये पर फेज, एक फेज का बात हो रहा है, एक फेज का बात हो रहा है, यानी एक तार का। तो इस तरह से कई गो तार है, 3 गो तार है ना, तो तीनों तार के लिए फिर 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। बीसी का वैल्यू को 3 से गुना कर देंगे तो 3 गो तार के लिए हो जाएगा, बस सिंपल। तो VC दोस्तों आपको समझ में आया, VC क्या है? VC है आपका वो मिनिमम वोल्टेज जिस पर कोरोना बन रहा है, बना नहीं है, बन रहा है। अगर पूरा तरीके से बन जाएगा तब तो हमको आंख से दिख जाएगा ना, तो ये वो वोल्टेज होता है जिस पर कोरोना दिखता नहीं है ना। तो वही लिख रहे हैं कि क्या लिख रहे हैं, इट इज मतलब क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज, इट इज डिपेंड्स, या दिस वोल्टेज, दिस आप लोग भी लिखते चलिए, मैं बोल रहा हूँ ना, जहां पर समझाने का रहेगा मैं आपको खुद समझाऊंगा और आप उस समय रुक जाइएगा लिखना। तो दिस वोल्टेज डिपेंड्स ऑन किस पर? इरेगुलरिटी फैक्टर, पहला इरेगुलरिटी फैक्टर, कॉमा इरेगुलरिटी फैक्टर किसका? कंडक्टर का, कॉमा और क्या था? जी नॉट मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, कॉमा और क्या था? और क्या था? एम नॉट, जी नॉट, डेल एयर डेंसिटी फैक्टर, एयर डेंसिटी मतलब समझ में आ गया ना कि हवा में कितना ऑक्सीजन है, वही फैक्टर एयर डेंसिटी का फॉर्मूला भी तो आप लोग जानते हैं, डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, उस तरीके से भी समझ सकते हैं। अच्छा, एयर डेंसिटी फैक्टर और किस पर? रेडियस ऑफ कंडक्टर, कॉमा सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टर, सेपरेशन, और लास्ट है एंड सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टर्स, तो इन इतने कारकों पर, इतने फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है ना। अब देखिए, तो दिस द प्रोडक्शन ऑफ कोरोना, द प्रोडक्शन ऑफ कोरोना एट दिस वोल्टेज इज नॉट विजिबल, इस वोल्टेज पर हमको कोरोना नहीं दिखता है, इसका फॉर्मूला क्या है? VC बराबर एम नॉट जी नॉट डेल आर लॉग ई डी बाई आर केवी पर फेज। ठीक है, वोल्टेज है तो किलो वोल्ट में यूनिट तो रहेगा ही, और एक तार का इतना है तो 3 तार का 3 से गुना कर दिए, हो जाएगा। अच्छा, वेयर, ये फॉर्मूला रट के रखना है ना, न्यूमेरिकल में काम देगा। वेयर एम नॉट क्या है? इरेगुलरिटी फैक्टर, VC तो लिखने का जरूरत नहीं है, क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज यहीं पर लिख दिए। जी नॉट क्या है? क्रिटिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्रिटिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, अच्छा, और डेल क्या है? डेल है आपका एयर डेंसिटी फैक्टर, और आर क्या है? रेडियस ऑफ कंडक्टर, और लॉग ई तो ये तो है, डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टर, सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टर, बस ये हो गया दोस्तों, ये हमारा क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इस वोल्टेज पे तो कोरोना दिख नहीं रहा है, तो वो कौन सा वोल्टेज है जिस पर हमको कोरोना सही में दिखेगा। हाँ, तो अगर दिखने नहीं कर रहा है तो क्या फायदा, तो कोरोना हो भी नहीं किया। हाँ, तो जिस वोल्टेज पर हमको कोरोना दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब हाँ देखो रे कोरोना, अच्छा देखो ये वाला तार में देखो कोरोना दिख रहा है, सर्कल जैसा दिख रहा है कोरोना। हाँ, तो उस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, है ना, क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? विजुअल, स्क्रीनशॉट ले लिए देना, 1 2 3 क्रिटिकल लिख लेना, विजुअल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज। क्या बोलेंगे दोस्तों? जिस वोल्टेज पर कोरोना हमको दिखेगा, विजुअल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज, यानी VV, है ना, VV। तो इट इज द मिनिमम फेज न्यूट्रल वोल्टेज एट विच कोरोना
glue appears along the transmission line, along the transmission line। ये सब मिटा देते हैं, तो सीधे ये वाला लिख दीजिए। क्या लिखना है? ये वाला क्या लिखना है? at this voltage corona is visible, corona effect is visible to humans, मनुष्यों को या फिर जानवरों को ये वाला इस वोल्टेज पर कोरोना इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला VC नहीं VV बराबर क्या आ जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? VV बराबर m0 G0 डेल R। अब log E को थोड़ा से चेंज करना है, डेल R 1 प्लस 0.3 बाय 0.3 बाय अंडर रूट डेल R, और फिर वही log E D बाय R kV पर फेज। ये हो गया दोस्तों इसका फॉर्मूला, ये वाला इसका फॉर्मूला। यहां पर थोड़ा सा MV लिख दीजिएगा, है ना, MV। तो ये हो गया दोस्तों हमारा बाकी सब वैल्यू सब वही है ना। यहाँ पर MV लिख दीजिए, MV इरेगुलरिटी फैक्टर, G0 क्रिटिकल डिसरप्टिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसका वैल्यू कितना आता है? 30 kV पर सेंटीमीटर और 21.2 kV पर सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, फिर डेल एयर डेंसिटी फैक्टर R, रेडियस ऑफ कंडक्टर 1 प्लस 0.3 बटा डेल R अंडर रूट डेल R log E D सेपरेशन ऑफ बिटवीन टू कंडक्टर्स R kV पर फेज। तो ये हो गया दोस्तों हमारा विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज। इट इज द मिनिमम फेज न्यूट्रल वोल्टेज एट विच कोरोना ग्लो अपीयर्स, जिस पर कोरोना का चमक हमको दिखता है अलोंग द ट्रांसमिशन लाइन, उस लाइन पर, उस तीनों तार में हमको ट्रांसमिशन तार में क्या देखने को मिलता है? हमको कोरोना देखने को मिलता है ना, पूरा तारे में रहता है, पूरा तारे में, है ना। तो एट दिस वोल्टेज, इस वोल्टेज पर कोरोना हमको दिखता है विजिबल टू ह्यूमंस। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला ये वाला रहा, ठीक है। एवं न्यूमेरिकल में काम देगा, इसलिए इसको रट के रखना है फॉर्मूला, भूलना नहीं। वही फॉर्मूला, खाली यहाँ पर ब्रैकेट में ये वाला आ गया 1.0.3 बटा अंडर रूट डेल आर। लेकिन इसका फॉर्मूला बढ़िया सा m0 G0 डेल आर ब्रैकेट 1 प्लस 0.3 बटा अंडर रूट डेल आर log E और D बटा R और बस kV पर फेज, है ना, सिंपल सा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों पावर लॉस इन कोरोना। कोरोना में पावर लॉस कैसे होता है उसको हम लोग जानेंगे। तो नेक्स्ट सब टॉपिक है या सब हेडिंग है या फिर बोल सकते सब टॉपिक पावर लॉस इन कोरोना। कोरोना इफेक्ट में पावर लॉस कैसे हो जाता है। तो देखिए बोल रहे कि कोरोना इफेक्ट में पावर लॉस होता है ना, कैसे होता है, कैसे हो जाता है। तो जो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये वाला जो कंडक्टर है, ये वाला जो कंडक्टर है जिस पर हम क्या दे रहे हैं दोस्तों, हाई वोल्टेज दे रहे हैं, हाई वोल्टेज, है ना, सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं ना, हाई वोल्टेज दे रहे। तो इसमें बहुत ज्यादा करंट भी तो भेज रहे हैं, करंट भी तो भेज रहे हैं। तो करंट क्या करेगा दोस्तों, इसमें इसका जो प्रभाव है इतना ज्यादा करंट जा रहा है, इतना ज्यादा, और इसके चारों तरफ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा है कि करंट लीकेज करने लगा। मैंने आसपास का हवा का पार्टिकल उसको भी ये क्या कर दिया दोस्तों, आयोनाइज कर दिया, मतलब उसको भी कंडक्टिंग बना दिया। तो इसका मतलब आप जो करंट है वो ना केवल खाली इस तार से होकर गुजरेगा, बल्कि कुछ कुछ करंट जो अब इधर से भी जाएगा, इधर से कुछ करंट इधर से जाएगा। वो तो बोल रहा है, ये तो करंट सब बोल रहा है तो कि हमको इधर जाने के अलावा हम इधर से भी जा सकते, क्योंकि इधर भी हवा का पार्टिकल्स भी अब कंडक्टर जैसा बन गया है। तो अब वो क्या करेगा, कुछ करंट जो इधर से जाने लगा, तो बस करंट का लीकेज नहीं हुआ है, मेरा जाना चाहिए तो उधर है, मैंने यहाँ लोड तक जाना चाहिए था इस तार के माध्यम से, लेकिन अब जा रहा करंट हवा में चला जा रहा, हवा में, तो हवा में लीकेज हो रहा है, लीकेज करंट, तो बस पावर लॉस नहीं हुआ, एकदम पावर लॉस हुआ। तो इसको कहते हैं दोस्तों, इसी वजह से कोरोना इफेक्ट की वजह से आपका पावर लॉस होता है। और ये जो पावर लॉस है ये सप्लाई वोल्टेज पर डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा वोल्टेज देंगे उतना ज्यादा पावर लॉस होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उतना आसपास का हवा को उतना ज्यादा आयोनाइज कर देगा, है, उतना ज्यादा इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा और करंट और ज्यादा लीकेज होगा, है ना, तो जिससे और ज्यादा पावर लॉस हो जाए।
और दूसरा क्या है इसका फ्रीक्वेंसी पर, है ना। इसका फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है ना, सप्लाई फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तब फिर आराम से जाएगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी को भी घटा बढ़ा चेंज कर दिए तब फिर पावर लॉस होगा। मतलब इसका जो ये जो है पावर लॉस वो दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, एक सप्लाई वोल्टेज पर और एक फ्रीक्वेंसी पर। समझ में आया? चलिए अब इसको लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू कोरोना इफेक्ट, ड्यू टू कोरोना इफेक्ट the loss there is due to corona effect due to corona effect on transmission line there is loss of power which depends on यानी ये जो पावर है, पावर का लॉस वो किस किस पर डिपेंड करेगा, सप्लाई वोल्टेज पर। जितना ज्यादा सप्लाई वोल्टेज देंगे उतना ज्यादा लॉस होगा, उतना ज्यादा करंट लीकेज होगा। एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर, किस फ्रीक्वेंसी पर आप कितना वोल्टेज दे रहे, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर, दो चीजों पर डिपेंड करता है। एज गिवन बिलो, एज विच इज गिवन बिलो, या फिर एज गिवन बिलो। देखिए यहां पर एक फॉर्मूला दिया गया है एज गिवन बिलो, जैसा कि आपको नीचे में एक फॉर्मूला दिया हुआ, उसी से आप पता लगा लीजिए कैसे पावर लॉस होगा। देखिए पावर का फॉर्मूला होता है, पावर लॉस का क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए 242.2 ब्रैकेट में एफ प्लस 25 बटा डेल गुना अंडर रूट आर बटा डी भी माइनस VC का होल स्क्वायर गुना 10 का पावर -5, और पावर है तो किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज, ठीक है, पर किलोमीटर पर फेज। तो ये हो गया दोस्तों हमारा पावर लॉस का फॉर्मूला, है ना, जो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, सप्लाई, ये भी का मतलब सप्लाई वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, सप्लाई वोल्टेज, और एफ मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। बाकी रेडियस तो और डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर वो सब तो है ही है ना। तो मेन किस पर डिपेंड कर रहा है, सप्लाई वोल्टेज और एफ पर, यानी सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर। VC क्या है, वही क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। तो वे यार एफ क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी कोमा डेल क्या है, एयर डेंसिटी फैक्टर, या फिर ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, सीधे लिख देते हैं। एफ क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और भी क्या है, सप्लाई वोल्टेज। बाकी वो सब तो आप लोग जानते हैं कि डी क्या है, आर क्या है, VC क्या है, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। तो मेन इन दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है पावर लॉस। पावर लॉस किस वजह से होता है, कोरोना इफेक्ट की वजह से होता है। कोरोना इफेक्ट की वजह से पावर लॉस जो हो रहा है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, सप्लाई वोल्टेज पर और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर। तो इसके आधार पर एक फॉर्मूला दिया गया है, इंजीनियरों ने एक फॉर्मूला दिया है ताकि आप पावर लॉस को निकाल सकते हैं। अच्छा कितना पावर लॉस हुआ, अगर इतना वोल्टेज जा रहा है, इतना फ्रीक्वेंसी का करंट है तो कितना पावर लॉस हो जाएगा, बस इतना सेंटीमीटर का उसका क्रॉस सेक्शनल लेंगे। अभी न्यूमेरिकल बताएंगे, आपको घबराना नहीं, अभी न्यूमेरिकल भी दिखाएंगे, एक दो न्यूमेरिकल, जिससे आपका सारा जो भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन है सारा क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, है ना। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे क्या है हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ कोरोना इफेक्ट। कोरोना इफेक्ट से हमको क्या फायदा है, क्या नुकसान है, सबको समझेंगे आसान शब्दों में। हाँ तो चलिए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं इसका फायदे क्या है, क्या हमको कोरोना से कुछ फायदा भी है, कोरोना इफेक्ट से। हाँ फायदा है, चलिए दिखाते। मैंने इससे मैंने फायदा तो आप इतना समझ लीजिए, इससे ज्यादा नुकसान भी नहीं है। मैंने पावर लॉस हो रहा है, मान रहे पावर लॉस हो रहा है, लेकिन उतना पावर लॉस नहीं हो रहा है जितना मेरा तार का रेजिस्टेंस से होता है, उतना नहीं हो रहा है। मतलब हम देखा जाए तो जिस तरह से स्किन इफेक्ट को रोका नहीं जा सकता, पूरा कम किया जा सकता है ना। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को रोका नहीं जा सकता है, जो भी फेरानिटी इफेक्ट उसको रोका नहीं जा सकता है, होगा ही, फिक्स होगा ही। तो इसको अभी पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या क्या आपका एक्सप्लेन करना है, मैंने लॉसेस को, उसमें मैं आपको बताऊंगा फिक्स लॉस और वेरिएबल लॉस, उसमें बताऊंगा कि ये सब फिक्स, ये सब होगा, इसको आप खत्म नहीं कर सकते। हाँ कम कर सकते हैं, हम मान रहे कि कम कर सकते हैं, तो रोका नहीं जा सकते। उसी तरह से कोरोना, इसको खत्म नहीं कर सकते, रोक माने कम कर सकते, तो इसको हम ज्यादा ध्यान भी नहीं देते, है ना। ऐसे भी इसको जाने देते हैं, हाँ छोड़ो ना, ज्यादा दिक्कत नहीं डाल रहा है ना, ज्यादा प्रभाव नहीं डाल रहा है ना, मैंने ज्यादा कोई झमेला नहीं डाल रहा है। लेकिन इससे एक फायदा है, क्या फायदा है कि शाम के समय विदेशों में लोग एकदम पूरा अपना सारा काम करने के बाद एकदम जब थकान महसूस करते तो जा करके
ट्रांसमिशन लाइन से मैंने ट्रांसमिशन लाइन को अपने बालकनी से देखते या फिर कहीं भी एक शांतिपूर्वक इलाका से जाकर के देखते, इलाका में जाकर के देखते, कितना सुंदर कोरोना इफेक्ट बना हुआ है ट्रांसमिशन लाइन में, बड़ी सुंदर दिखता है ना। इस तरह से रिंग बना हुआ रहता है। ये 3 फेज लाइन है ना, ट्रांसमिशन लाइन है ना, टावर से यहाँ से जा रहा है, एक टावर से दूसरे टावर तक थोड़ा झुका हुआ रहता है तार, इस तरीके से रहता है, पूरा सीधा तो नहीं रहता है। कैसा रहता है, मैं बना पाऊंगा पता नहीं, है ना। ये इस तरीके से कैसे बनता है पता नहीं। ये इंसुलेटर यहाँ लगा रहता है इस तरीके से, चक्री जैसा, है ना। और यहाँ भी एगो होगा शायद। तो इस तरीके से यहाँ एगो तार जा रहा है, तो उतना पूरा सीधे नहीं जाता, थोड़ा झुका करके तार को लेगा जाता है। अच्छा, आप लोग जानते हैं ये झुकाने का कारण क्या है? झुकाने का कारण क्या आप लोग जानते हैं? थोड़ा सा ढील दिया जाता है, तार को थोड़ा ढील दे करके बांधा जाता है। क्यों? पूरा टाइट क्यों नहीं बांधता है? ठंडा के दिन में आपको पता होगा, ठंडा के दिन में जो तार है, कोई भी मटेरियल सिकुड़ जाती है, कोई भी मटेरियल सिकुड़ जाती है। तो ये तार को अगर पूरा टाइट बांध देंगे तो ठंडा के दिन में सिकुड़ जाएगा और तार क्या हो जाएगा, टूट सकता है। हाँ, और गर्मी के दिन में फैलता है, तो हम थोड़ा सा ढील भी देंगे तो थोड़ा और भी बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और ठंडा के दिन में सटक भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए इसको ऐसा, तो जैसे ये दूसरा टावर तक गया है ना, दूसरा टावर यहाँ पर है, कोई दूसरा टावर होगा इस तरीके से होगा, है ना। तो बड़ी सुंदर सुंदर यहाँ रेखाएं मैंने इस तरीके से बनल रहता है ना। विदेशों में, यहाँ हम लोग भारत में तो उतना नहीं देखा जाता है। भारत में वातावरण कहाँ उतना साफ है, खाली धूल कण रहता है, जिस कारण से हम लोग को अच्छा से दिखाई भी नहीं देता है। विदेशों में बड़ी अच्छा दिखता है। इस तरीके से काफी शानदार दिखता है दोस्तों, काफी मजा लगता है, आंख को सुकून मिलता है। एकदम अद्भुत प्राकृतिक नजारा, अद्भुत है ना। ट्रांसमिशन लाइन तो एकदम तार तो एकदम क्लियर दिखता है, एकदम बेगनी कलर का, एकदम फैंट हल्का बेगनी कलर रहता है, पूरा गाढ़ा बेगनी नहीं रहता, हल्का बेगनी, बड़ी अच्छा दिखता है, बड़ी अच्छा, है ना। और जहां पर इंसुलेटर से मिला हुआ ना, उस इंसुलेटर को भी जगमगा देता है एकदम दिए राम आएंगे, है ना, दिए जगमगा देते, है ना। तो ये इसका फायदा दोस्तों, विजुअल इफेक्ट इसको बोलते हैं। इसका विजुअल इफेक्ट बड़ी अच्छा है, गुड विजुअल इफेक्ट, है ना। अच्छा, और इसमें इसका विजुअल इफेक्ट बड़ी अच्छा है, और इसमें लॉस बहुत, माने लॉस ये होता है, क्या होता है, लॉस नहीं होता है। अब कैसे सर, लॉस तो होता है, फिलहाल अभी लॉस नहीं होता, कैसे? क्योंकि ये कंडक्टर है ना। तो यहां से करंट जा रहा है, तो जब कोरोना इफेक्ट होगा तो ये आसपास के हवा को भी कंडक्टर बना देगा, और करंट इधर से भी जाने लगेगा, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ नहीं गया। तो यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, रेजिस्टेंस घट गया तो पावर लॉस भी घट जाएगा। तो इस तरीके से मैंने मन के तसल्ली के लिए बहुत मैंने थोड़ा सा पावर लॉस इसमें घट जाता है ना, लेकिन पावर लॉस होता है। मैंने मान लेते 50 होना चाहिए था पावर लॉस, 50 है ना, या 500, उसमें से मान लेते हैं 100 घटी होगा तो क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत है नहीं, या फिर 50 मान लेते घट गया तो कुछ दिक्कत है नहीं ना, फिर भी तो लॉस तो हो रहा है, 450 या 400 या 350 तो लॉस हो रहा है ना। मतलब अपने मन की तसल्ली के लिए थोड़ा बहुत ये लॉस को कम कर देता है। सॉरी। उसके बाद और क्या दोस्तों, ये बहुत हर मैंने जैसे मैंने क्या कहा, करंट ऊपर से जाने लगता है ना, ऊपर से इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन। तो अगर मान लेते इसके ऊपर मान लेते तड़ित झंझावत गिरा, है ना, मान लेते बिजली गिरी, है ना, आसमान से मान लेते लाइटनिंग हुआ, तो वो क्या करेगा, इस तार को प्रभाव नहीं डाल पाएगा, है ना। पहले वो क्या करेगा, ये ऊपर में जो करंट है उसको प्रभाव डालेगा, ऊपर का करंट को, मतलब ऊपर एक तरह से कोटिंग का, मैंने एक तरह से कवच का काम कर रहा है ना। ऊपर में कुछ करंट है तो वो एक तरह से मेरा जो सर्ज आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, सर्ज बोलते हैं ना, सर्ज। तो ऊपर का जो सर्ज आ रहा है ऊपर से, उसको उससे सुरक्षा करता है। हाँ, तो ये क्या करता है दोस्तों, ये क्या करता है, ये सर्ज, है ना, इट रिड्यूसेस सर्ज, ये सर्ज को रिड्यूस करता है ना, जो सर्ज आ रहा है उसको कम करता है, उसका खत्म तो नहीं कर पाता है लेकिन थोड़ा बहुत कम कर देता है ना, क्योंकि ऊपर में मान लीजिए सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन सब सुरक्षा कवच की तरह, ये इस कंडक्टर में आने नहीं दे रहा है उस सर्ज को, उस करंट को आने नहीं दे रहा है, जो तड़ी झंझावत जो गिर रहा है ना, उसको आने नहीं दे रहा है, मैंने थोड़ा बहुत रोक ले रहा है। तो ये सर्ज को रिड्यूस कर, खत्म नहीं कर पा रहा, थोड़ा बहुत रिड्यूस कर दे रहा है, तो ये भी फायदा है। बस तीनों को फायदा, इसका ज्यादा फायदा नहीं है ना, ज्यादा फायदा नहीं है, और इसका नुकसान भी बहुत ज्यादा नहीं है, इसका नुकसान भी ज्यादा नहीं है, फायदा भी ज्यादा नहीं, इसीलिए इंजीनियर लोग इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लग रहा है, होने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाई वोल्टेज जाएगा तो होगा नहीं, एकदम होगा, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है ना, तो हो रहा है तो होने दो, अच्छा ही दिख रहा है। उसके लिए मेरा क्या बोलते, पर्यटक भी आ रहा है ना, क्या बोलते उसको, जो घूमने आते हैं, है ना, वो लोग भी आ रहा है, आदमी भी आ रहा है, बहुत आदमी देखने के लिए भी आ रहा है ना, कि चलो वहां पर जिस तरह से सनसेट देखने हम लोग का इंडिया आता है ना, उस तरह से विदेशों में भी आदमी आते हैं ट्रांसमिशन लाइन देखने के लिए, कोरोना इफेक्ट देखने के लिए, है ना।
तो इसका क्या क्या है दोस्तों, पहला है पहला है एडवांटेज कि ड्यू टू कोरोना फॉर्मेशन एयर सराउंडिंग एयर सराउंडिंग the conductor becomes conducting बन जाता है दोस्तों, which reduces loss in transmission line। या फिर इसका देखिए इस तरीके से थोड़ा लॉन्ग करके लिख देते हैं, which increase virtual cross sectional area, virtual cross section of conductor which reduces लॉस, जो लॉस को कम करता है, बस सिंपल सा है ना। दूसरा वर्चुअल कंडक्टर का माने कंडक्टर का जो वर्चुअल क्रॉस सेक्शन है वो बढ़ जाता है ना, जिससे क्या होता है थोड़ा बहुत लॉस मेरा कम हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस घट गया, एरिया बढ़ जाने से रेजिस्टेंस घट जाता है ना, है रेजिस्टेंस घट गया तो पावर लॉस भी घट जाएगा। दूसरा इट गिव्स गुड विजुअल इफेक्ट, ये बहुत अच्छा देखने का माने देखने का लुक प्रोवाइड करता है, लुक। तीसरा इट रिड्यूसेस, खत्म तो नहीं कर पाता है, रिड्यूसेस सर्ज, ये सर्ज को कम करता है, जैसे ये अप्रोक्सीमेट 30% तक कम कर देता है। हाँ, जो बिजली गिर रहा है ना उसको 30% तक उसका प्रभाव को कम कर देता है। हाँ, तो ये रिड्यूसेस सर्ज। अब दोस्तों इसका हम लोग डिसएडवांटेज लिखते हैं, यानी क्या क्या माने नुकसान है, डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ कोरोना। तो 3 को फायदा है तो 3 को नुकसान भी है, देखिए क्या क्या नुकसान है। पहला इट कॉजेज पावर लॉस, सबसे पहला बात तो इससे पावर लॉस होता है, पावर लॉस नहीं होता, करंट का कितना ज्यादा लीकेज होता है, पावर लॉस एकदम होता है। दूसरा ओजोन गैस निकालता है, इट प्रोड्यूसेस ओजोन गैस, इट प्रोड्यूसेस ओजोन गैस। दोस्तों ये ओजोन गैस निकलता है। अब एक रोमांचक चीज मतलब एक मतलब मजेदार चीज आपको बताते हैं ना, एक आश्चर्यजनक चीज कि ओजोन, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ओजोन गैस जो होता है, ओजोन गैस O3 ये हम लोग के लिए हानिकारक है ना लाभदायक है? ये आप लोग कॉमन सेंस से बताइए, सोच करके बताइए कि ओजोन गैस हम लोग के लिए फायदेमंद है ना नुकसानदायक है, बताइए। तो सबसे पहले तो ओजोन गैस तो पहली बात हम लोग के यहाँ पर आसपास में नहीं है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हम लोग के लिए, हम लोग के शरीर के लिए सही है ना गलत है? तो ओजोन गैस बर्न किससे रहा है या फिर ओजोन गैस को बर्बाद कौन कर रहा है, ये बोले पहले समझिए। ओजोन गैस को क्षय कौन कर रहा है? ओजोन गैस को क्षय कर रहा है सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी माने क्षय कर रहा है। ये क्या कर रहा है दोस्तों, हम लोग को फ्रिज से जो निकल रहा है गैस वो क्या है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन है इसमें, फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, 3 गो इसमें है ना एलिमेंट, 3 गो एलिमेंट है। और ये क्या ये उड़ करके ये हम लोग के फ्रिज से निकल रहा है, हम लोग को फ्रिज से निकल रहा है, और ये उड़ करके कहां जा रहा है, इस ओजोन का लेयर में जा रहा है ना, जो हम लोग के ऊपर में है ओजोन लेयर है ना, उसमें जा रहा है। और ये सीएफसी क्या कर रहा है, उसको इस ओजोन लेयर को तोड़ रहा है, ओजोन लेयर को तोड़ रहा है। तो ये ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, ये सीएफसी जाकर के मिल जा रहा है, कंबाइन हो जा रहा है ना, ये सीएफसी उस ओजोन लेयर के साथ जाकर के मिल जा रहा है, और इस ओजोन का जो लेयर है उसको प्रदूषित कर रहा है। तो ये जो ओजोन है ये प्रदूषित यानी एक तरह से जहरीली गैस बन गया। तो ये जो ओजोन है दोस्तों ये जहरीली गैस बन गया है ना। तो वही बोले कि इट प्रोड्यूसेस ओजोन गैस, जो ओजोन गैस क्या होता है, जहरीला होता है, जो हम लोग के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये तो बड़ी दिक्कत का बात है ना। हाँ, अगर कोरोना इफेक्ट से मान लो तो ओजोन गैस ज्यादा बनने लगेगा, बहुत ज्यादा बनने लगेगा, तो फिर आप लोग फिर वही सोचेंगे सर अगर कोरोना की वजह से ओजोन लेयर माने ओजोन गैस बन रहा है तो ये अच्छी बात है ना, ऊपर में चला जाएगा है ऊपर में, और जहां पर फटा हुआ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर में उसको ढक देगा, बहुत अच्छी बात है। गलत। अब ये इतना भी नहीं बना पाता कि वहां पर उड़ करके जा पाए, वो तो बहुत ऊपर में है ना, बहुत ऊपर। और जब मेरा ट्रांसमिशन लाइन कहा हम लोग का मात्र
कितना 50-60 मीटर ऊपर होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, उतना ही मीटर होगा ना, इतना मीटर ऊपर होगा। और कहाँ आपका ओजोन लेयर बहुत ऊपर में है, पृथ्वी के ऊपर में है, मतलब वहां पर उस लेयर में क्या कौन मंडल बोलते वहां पर है। तो इतना दूर कैसे जाएगा, इतना कम गेस्ट, इतना कम ओजोन गेस्ट हो, उतना दूर कैसे जाएगा उड़ करके, ये तो नीचे में ही खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, हाँ, खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये पर्याप्त नहीं है ना, ये तब उस गिनती में नहीं आएगा कि मेरा ओजोन लेयर को बढ़ा देगा, मैंने अच्छा नहीं, फालतू ये हम लोग का वातावरण तक ही रहेगा, और वातावरण में अन्य गैसों से मिल करके हमारे लिए जहरीली गैस बन जाएगा ओजोन, है ना। तो इसीलिए हमारे लिए फायदेमंद नहीं, इससे हमको कुछ फायदा नहीं। हाँ, ऑक्सीजन गैस, और साथ ही साथ ये बोली, ये ओजोन गैस बना कैसे, कोरोना इफेक्ट में ओजोन गैस बना कैसे, ऑक्सीजन के साथ मिल करके कंबाइन किया, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ। जैसे ओजोन, ये कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन निकला बाहर, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल को तोड़ दिया, O2 को तोड़ दिया, O2 टूट करके क्या बना दिया, O प्लस O, दो को ऑक्सीजन बन गया, ये ऑक्सीजन मिला O2 से, है ना, ये ऑक्सीजन O2 से मिला, और फिर मेरा क्या बना दिया O3। तो ये मेरा क्या कर रहा है, ये मेरा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को तोड़ रहा है, बर्बाद कर रहा है, और साथ ही साथ ये जो बचा कुचा ऑक्सीजन है उसको भी लेकर के ओजोन बना दे रहा है, जो हम लोग के लिए ठीक नहीं है। मेरा ऑक्सीजन को ये नष्ट नहीं कर रहा है, देखिए तो हम लोग सांस ले रहे हैं जिस ऑक्सीजन से, वही ऑक्सीजन को तो इलेक्ट्रॉन ये तोड़ दे रहा है, और O प्लस माने O प्लस O में बना दे रहा है, ऑक्सीजनेशन ऑक्सीजन में बदल दे रहा है, और फिर वो नेसेंट ऑक्सीजन हमारे वातावरण का जो भी बचा कुचा ऑक्सीजन है उसको भी बर्बाद करके फिर क्या बना दे रहा है, O3 बना दे रहा है। तो मेरा जो बचा कुचा ऑक्सीजन है जिसको हम लोग सांस लेंगे वो तो खत्म कर दे रहा है। तब तो ये ऑक्सीजन, तब तो ये ओजोन गैस बनना मेरे लिए तो वरदान नहीं है बल्कि श्राप है, ना तुम बनेगा ना मेरा ऑक्सीजन खत्म होगा, तुम बन भी नहीं करो, मेरा ऑक्सीजन ही नहीं खत्म होगा, है ना। तो वही बोल रहे कि यहाँ पर ओजोन जो गैस बन रहा है वो हमारे लिए सही नहीं है ना। तो डिसएडवांटेज में ये कोरोना के डिसएडवांटेज में आ जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इट प्रोड्यूसेस, ध्यान से देखिएगा, इट प्रोड्यूसेस नॉन साइनोसोइडल इफेक्ट, नॉन साइनोसोइडल इफेक्ट ऑन पावर सप्लाई, पावर सप्लाई। देखिए समझिए क्या बोल रहा है, मेरा करंट का डायरेक्शन कैसा रहता है, एसी करंट का प्रोपागेशन ऐसा ही होता है, एसी करंट ऐसा ही जाता है, एसी पावर ऐसा ही जाता है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मेरा जो एसी पावर जो साइनोसोइडल वेवफॉर्म की तरह जाता है उसको गड़बड़ा दे रहा है, उसको इस तरीके से कर दे रहा है, फिर इस तरह मैंने समझ रहे ना, उसको गड़बड़ा दे रहा है ना। जो मेरा एसी पावर जिस तरह से जाना चाहिए तो उसको गड़बड़ा दे रहा है, कौन, ये कोरोना इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, तो फिर जहां पर इलेक्ट्रॉन निकल गया वहां पर तो कमी हो गया ना, तो ग्राफ बढ़िया से बनबो नहीं किया, निकल गया इलेक्ट्रॉन ले, तो फिर दिक्कत हो गया, गड़बड़ा देगा इस ग्राफ को, है ना। इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, और फिर इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन देखे यहां से मान लेते इलेक्ट्रॉन निकला और फिर आकर के इसको टकराया, इससे टकराया, तो इसका शेप को थोड़ा बिगाड़ दिया, है ना, इसका शेप को इस तरीके से बिगाड़ दिया, इस तरीके से, मतलब समझ में आ रहा है ना कि मेरा जो साइनोसोइडल इस तरीके से जाना चाहिए वो ऐसा नहीं, उसका शेप को बिगाड़ दे रहा है। इट प्रोड्यूसेस नॉन साइनोसोइडल इफेक्ट ऑन पावर सप्लाई, ठीक है, ये हो गया मेरा डिसएडवांटेज कोरोना के। तो आई होप कि दोस्तों आपको कोरोना इफेक्ट का जो भी कुछ मैंने अभी तक बताया वो सब समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब बहुत कुछ हो गया, अब न्यूमेरिकल बनाते हैं, बहुत तब से थ्योरी पढ़ लिए, अब एगो ट्राई करने का समय आ गया, एगो दूगो न्यूमेरिकल देते हैं, जो भी डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज, क्रिटिकल वोल्टेज देख रहे क्या निकालने दे रहा है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे कोरोना को रिड्यूस कर सकते हैं, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कोरोना, और लास्ट में देखेंगे वो वाला ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। तो देखिए दोस्तों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ध्यान से देखिए तो क्या लिख रहा है और क्या निकालने बोल रहा है। लिख रहा है कि 3 फेज 220 kV 50 हर्ट्ज ट्रांसमिशन लाइन कंसिस्ट्स ऑफ 1.5 सेंटीमीटर रेडियस कंडक्टर। कई गो कंडक्टर है, 3 गो 3 फेज का है तो 3 गो कंडक्टर होगा, तो एगो कंडक्टर का रेडियस दे दिया 1.5 सेंटीमीटर, तो 3 गो का समझ गए ना, 1.5 सेंटीमीटर। और तीनों जो कंडक्टर है दोस्तों, तीनों जो तार है, तीनों जो वायर है, वो 2 मीटर स्पेस्ड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म, यानी त्रिभुज के आकार में। एगो तार यहाँ है तो दूसरा तार यहाँ पर रहेगा, और वो भी कितना दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर, और तीसरा तार रहेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से त्रिभुज जैसा बनाया, है ना, त्रिभुज जैसा बनाया, और 2-2 मीटर की दूरी पर। इफ एयर डेंसिटी फैक्टर इज 0.952, यानी आपका डेल का वैल्यू दे दिया, डेल का 0.952, एंड इरेगुलरिटी फैक्टर यानी m0 का वैल्यू दे दिया 0.85, देन डिटरमाइन पावर लॉस पर किलोमीटर इन 3 फेज। 3 फेज में, तीनों फेज में बोला है, तीनों फेज में पावर लॉस निकालना है, तीनों फेज में। तो एक फेज में निकाल लेंगे तो 3 से गुना कर देंगे तो 3 फेज में हो जाएगा, सिंपल सा है।
बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो जो जो गिवन में दिया हुआ वो सब लिख लेते हैं। गिवन डैट क्या 3 फेज लाइन है, तो ये जो दिया है 220 केवी वो सप्लाई वोल्टेज दिया है, यानी V 220 केवी। और ये जो दोस्तों यहाँ पर जितना कुछ दिया ये लाइन के बारे में दिया, तो ये जो वोल्टेज दिया ये लाइन वोल्टेज दिया। लेकिन हम लोग जो फॉर्मूला बनाए हुए या फिर मेरा जो फॉर्मूला दिया है वो सारा फॉर्मूला में फेज का काम होगा, क्योंकि लास्ट में क्या लिखा हुआ है, वोल्टेज है तो किलो वोल्ट पर फेज लिखा हुआ है, पावर है तो किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज लिखा हुआ है। यानी सारा जो मेरा फॉर्मूला बना हुआ वो फेज के आधार पर बना हुआ है। और मेरा ये जो वोल्टेज दिया वो सप्लाई वोल्टेज लाइन वोल्टेज दिया, तो इसको फेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बस √3 से डिवाइड मार दीजिए, हो गया फेज वोल्टेज। उसके बाद 50 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी हो गया 50 हर्ट्ज। थर्ड है कंसिस्ट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर रेडियस, 1.5 सेंटीमीटर रेडियस। उसके बाद कंडक्टर 2 मीटर अपार्ट या प्लेस्ड, तो डिस्टेंस दे दिया डी का वैल्यू दे दिया, सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर्स 2 मीटर, तो 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म इफ एयर डेंसिटी फैक्टर यानी डेल का वैल्यू दे दिया है 0.952 एंड इरेगुलरिटी फैक्टर यानी एम नॉट का वैल्यू दे दिया है कितना दे दिया 0.85। देन डिटरमाइन पावर लॉस, यानी आपको क्या निकालना है, पी का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला तो पता है ना, हाँ चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप लोग सकिएगा तो खुद से वीडियो को पॉज करके बनाने का प्रयास कीजिए और लास्ट में आंसर मिला लीजिएगा, है ना। या फिर नहीं सकिएगा तो यहाँ पर ध्यान से खाली नजर रख करके देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर का फॉर्मूला था 242.2 कितना होता है F प्लस 25 बटा डेल गुना अंडर रूट R बटा डी V माइनस VC का होल स्क्वायर गुना 10 का पावर माइनस 5 किलो वाट, पावर है तो किलोवाट होगा, बटा किलोमीटर पर फेज। ये वाला फॉर्मूला था। तो क्या सारा यहाँ पर वैल्यू सब यहाँ पर दिया हुआ है, सारा वैल्यू का आंसर देखिए 242, ठीक है। F फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, डेल का वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है, भी दिया है, हाँ भी दिया है, VC नहीं दिया, तो चलिए VC निकालते हैं, बाकी सब दिया हुआ है, चलिए VC निकालते हैं। फॉर्मूला पता चल गया ना, ये वाला फॉर्मूला होगा। चलिए पहले VC निकालते हैं। तो इसलिए VC का क्या फॉर्मूला था, VC का भी अलग सा फॉर्मूला था। क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया और रटने के लिए भी कहा था, एम नॉट जी नॉट डेल आर ln मतलब log E डी बटा आर, है ना, और किलो वोल्ट पर फेज। देखिए फेज यहाँ पर है ना, इसीलिए हमको ये वोल्टेज को फेज में कन्वर्ट करना पड़ा, फेज वोल्टेज। एम नॉट का वैल्यू 0.85 ना, जी नॉट अच्छा जी नॉट नहीं दिया है ना, तो जी नॉट का वैल्यू अपने से आपको याद रखना है। क्या जी नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 30 केवी पर सेंटीमीटर, है ना, या फिर 21.2 केवी पर सेंटीमीटर। तो आपको हमेशा यहां पर यूज करना है आरएमएस वैल्यू, यानी 21.2 केवी पर सेंटीमीटर, केवी पर सेंटीमीटर, है ना। तो आप यहां पर यूनिट नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा, क्योंकि इसका लास्ट में यूनिट के भी आईवे करेगा पक्का, है ना। सेंटीमीटर रास्ता में कट जाएगा, यहां पर भी कट जाएगा। अच्छा तो ये हो गया डेल का वैल्यू कितना है, डेल का वैल्यू डेल 0.952 आर का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ सेंटीमीटर आया ना, तो यहाँ पर केवी पर सेंटीमीटर था, कट जाता है यहाँ से आराम से, गुणा। तो देखिए दोस्तों अगर आप log E डी बटा आर का वैल्यू निकालना चाहते हैं, है ना, log E डी बटा आर का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, log डी बटा आर, तो जो वैल्यू है डी आर का वैल्यू पुट कर देंगे, बटा log E का जो वैल्यू होता है वो आपको पुट करना होगा, log E का वैल्यू, है ना। तो log E का वैल्यू कैलकुलेटर से देख करके यहाँ पर पुट कर देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे कि हम डायरेक्ट इसको बना लेंगे, तो बस इसको आप ln लिख दीजिए, ln हो गया ln डी बटा आर, तो बस गुना ln डी बटा आर। तो डी का वैल्यू कितना है 200 बटा आर कितना है 1.5, है ना, 200 बटा 1.5 केवी पर फेज। चलिए अब इसको सीधा सॉल्व कर देते हैं, एकदम सारा कैलकुलेटर में आपको मिल जाएगा। ln का वैल्यू दिया रहेगा, मैंने ln लिखा हुआ साइंटिफिक कैलकुलेटर में,
पुट कर दीजिए, सारा पुट कर दीजिए। आपका आंसर क्या आएगा मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों आपका आंसर आएगा इतना केवी पर फेज, है ना, इतना आ गया 125.9056 केवी पर फेज। अब दोस्तों जैसे VC निकाल गया तो सीधे पावर लॉस वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना। तो इधर सारा वैल्यू दिया हुआ है ना, अभी मिटा नहीं सकते, चलिए यहीं पर पुट करते हैं। नाउ पी पावर लॉस का क्या फॉर्मूला अभी बताया, 242 242.2 F प्लस 25 बटा डेल अंडर रूट R बटा D V माइनस VC का होल स्क्वायर गुना 10 का पावर माइनस 5 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज, है ना। तो ये एक फेज का है और हमको निकालने कितना बोला, पावर लॉस तीनों फेज का, इन 3 फेज। तो 3 से गुना कर देंगे लास्ट में, तो 242.2 एफ का वैल्यू है, एफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। जनरली हर एक क्वेश्चन में अगर फ्रीक्वेंसी नहीं भी आपको दिया रहेगा ना क्वेश्चन में, अपने 50 पुट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग का इंडिया में स्टैंडर्ड माना जाता है 50 हर्ट्ज, अमेरिका में 60 हर्ट्ज। 25 बटा डेल का वैल्यू 0.952 अंडर रूट आर कितना है 1.5 डी का वैल्यू 200 सेंटीमीटर। भी कितना है, भी सप्लाई वोल्टेज ये वाला 220 बटा रूट 3। तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा जानते हैं, आप लोग एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, है ना। 220 बटा रूट 3 माइनस VC, तो VC अभी भी निकाले थे, कितना कहां गया 125 125.9 का होल स्क्वायर गुना 10 का पावर माइनस 5 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। देखिए आप लोग करना क्या, आप लोग का आंसर नहीं आएगा, ऐसा यदि करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। देखिए क्या करने से आंसर नहीं आएगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि जब मैं भी यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया ना, है तो मेरा भी आंसर नहीं आ रहा था, है ना। तो इसका उपाय क्या है, ये जो देखिए जब भी आप ये वाला पूरा वैल्यू तो पुट कीजिएगा कैलकुलेटर में, यूनिट हटा करके 10 का पावर 5 माइनस 5 तक, तो जैसे पुट कीजिएगा ये सारा जैसा लिखा हुआ है तैसा, तो आपका आंसर नहीं आएगा। आपको क्या करना होगा सही आंसर निकालने के लिए, जो किताब में दिया हुआ है ये कैलकुलेटर में रखना, ये गुना 75 बटा 0.952 मतलब 50 प्लस 25 बटा 0.952, फिर ब्रैकेट बंद हो गया, अंडर रूट 1.5 बटा 200, अभी जैसा है वैसा है सेम टू सेम। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, यहाँ 220 बटा रूट 3 है, 220 बटा रूट 3, ये 220 आपको नहीं लिखना है, 220 बटा रूट 3 नहीं लिखना है, क्या लिखना है 220 बटा रूट 3 को अलग से सॉल्व करके जितना वैल्यू आएगा, जो भी पॉइंट में आएगा उसको यहाँ पर रखना, और उसमें 125 माइनस 125.9 को घटा कर देना है। उसके बाद स्क्वायर करके मैंने जैसा दिया हुआ है ब्रैकेट में वैसा ही स्क्वायर चढ़ा देना है, गुणा 10 का पावर माइनस 5, तो आप आंसर निकालना है। और इस तरीके से आपका आंसर ये वाला आएगा, इतना आएगा दोस्तों, किलो वाट पर किलोमीटर पर फेज, इतना आएगा, है ना। अब यहां पर ये तो एक फेज का आया, तो यहां पर इसलिए 3 फेज का, तो 3 फेज का 3 से इसको गुणा कर दीजिए इस तरीके से, 0.0199 किलोवाट पर किलोमीटर, है ना, पर फेज गुना 3 फेज। तो 3 फेज देखिए बटा में फेज है ना, ये वाला बटा में फेज है ना, बटा में, है ना, इस तरीके से किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज, है ना। तो ये फेज और ये फेज कट गया, है ना, तो आपका आंसर 3 से सीधे गुना हो जाएगा, और आपका जो आंसर आएगा वो किलोवाट में आएगा। तो ये 3 गुना इतना, है ना, तो ये हो जाएगा 9 या 27 का 7 में 2, 9 या 27 28 29 का 9 हाथ में 2, और 3 2 5, और ये हो जाएगा 0.0, इतना हो जाएगा, इतना किलोवाट, और बटा में किलोमीटर, ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर पावर लॉस का, यानी पर किलोमीटर में इतना किलोवाट का पावर लॉस हो जाएगा, पर किलोमीटर में 0.09897 हाँ किलोवाट पर किलोमीटर, इतना आपका पावर लॉस हो जाएगा दोस्तों, इतना पावर लॉस, समझ में आ रहा है। तो ये देखिए ये बेसिक सा एकदम छोटा सा क्वेश्चन आपको बताइए, पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, नहीं तो छूट जाएगा। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन आपको बताया, है ना, और भी इस तरीके से आप क्वेश्चन गूगल में सर्च करके आप बना सकते हैं। आपको फॉर्मूला पता चल गया, ये वाला फॉर्मूला 3 को अभी तक फॉर्मूला बताया, ये क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, एगो विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज या फिर विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज भी इसको बोलते हैं, और एगो पावर लॉस का, 3 को फॉर्मूला अभी तक बताया। तीनों फॉर्मूला से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना सकते हैं, सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से बन जाएगा, यही 3 फॉर्मूला से। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि कोरोना को माने कम करने का क्या क्या मेथड्स, क्या क्या उपाय, है
है ना। तो जनरली हम लोग 2 उपाय बात करेंगे, तो पहले इसको लिख लिया तो आगे बढ़ते। हाँ तो दोस्तों आप समझते हैं मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कोरोना, यानी कोरोना इफेक्ट को कम कैसे कर सकते हैं। खत्म तो नहीं कर सकते, ये फिक्स लॉस में आता है, तो इसको कम कैसे कर सकते हैं, कुछ तो उपाय होना चाहिए। 2 उपाय। आप क्या कीजिए कि कंडक्टर जो तार है ना, वो जो ट्रांसमिशन लाइन का जो तार, वो तीन जो तार गया है, उसका साइज को बढ़ा दीजिए, मतलब उसका जो क्रॉस सेक्शनल मोटाई है उसको बढ़ा दीजिए, ज्यादा मोटा कर दीजिए। तो मोटा तो कर देंगे, पॉसिबल नहीं है, मतलब मोटा तो कर देंगे, खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये ठीक है नहीं ठीक है, मतलब फिर भी हम लोग, लेकिन लॉस को कम करने के लिए तो करना पड़ेगा। और लॉस को कम करने का वो उपाय बहुत अच्छा है कि आप मोटाई को बढ़ा दीजिए। तो इतना मोटा मोटा तार लगना पड़ेगा, हे प्रभु इतना मोटा मोटा तार, तब कोरोना लॉस हो भी नहीं करेगा। बिल्कुल सही है, तो खर्चा भी तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं। लेकिन हम लोग कोरोना को उससे कम कर सकते हैं। और दूसरा उपाय क्या? दूसरा उपाय है, आप कोरोना इफेक्ट क्यों हुआ था? जब हाई वोल्टेज का करंट था, मैंने हाई वोल्टेज का कंडक्टर में हाई वोल्टेज कैरी कर रहा था, और जब दोनों कंडक्टर को नजदीक रखे थे तभी कोरोना इफेक्ट हुआ था। तो आप क्या कीजिए, कंडक्टर को दूर में कर दीजिए, नजदीक था उसको दूर कर दीजिए। तो दूर कर देंगे तो क्या वोल्टेज अब भी उतना प्रबल रहेगा, उतना हाई वोल्टेज रहेगा। जब भी हम वोल्टेज तो उतना ही रहेगा, लेकिन वो जो क्या कहते हैं, जो एयर का पार्टिकल उसको आयनाइज करता था, वो नहीं कर पाएगा, है ना, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो घट गया। दूरी को जैसे बढ़ाए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट घट गया। कैसे? देखिए, 2 कंडक्टर को जब दूर कर दिए, मान ले तो दूरी यहां पर बढ़ा दिया 2 कंडक्टर के बीच में, तो डिस्टेंस क्या हुआ, आर, रेडियस बढ़ गया। तो मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट डीवी बटा डी आर, दूरी को बढ़ाए हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था? 30 केवी पर सेंटीमीटर, मतलब वही बोल रहे, वोल्टेज बटा रेडियस। अगर आप दूरी को बढ़ाए तो ये जो VC पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, VG पोटेंशियल ग्रेडियंट, जैसे दूरी को बढ़ाए पोटेंशियल ग्रेडियंट घट गया। यानी यही क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यही तो VC है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, जिस पर मेरा कोरोना जस्ट बन रहा है। तो अगर आप 2 कंडक्टर को दूर कर दिए तब तो आपको वोल्टेज घट गया। और ये वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है? ये वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है? ये वो वोल्टेज है। ये कौन सा वोल्टेज? ये वो वोल्टेज जिस पर कोरोना बनना शुरू होता है। तो अगर आप इस वोल्टेज को ही कम कर दिए तो कोरोना बनेगा? नहीं बनेगा, कोरोना नहीं बनेगा, क्योंकि आप कोरोना कब बनता है? जब दोनों तार नजदीक रहता है। अगर आप दूरी को ही बढ़ा दिए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट घट गया, तो आपका कोरोना बनेगा ही नहीं। कोरोना बनने का जो वोल्टेज था वो भी घट गया। बस सिंपल सा बात है। तो ये 2 तरीका है दोस्तों, है ना, जिससे हम कोरोना इफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो पहला है, तो क्या लिखेंगे, कोरोना इफेक्ट आप लोग भी लिखते चलिए, कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड्स, बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड्स। पहला है बाय इंक्रीजिंग कंडक्टर साइज। अब दोस्तों देखिए, कंडक्टर का साइज को कैसे हम यदि बढ़ा देंगे तो कोरोना नहीं बनेगा, कोरोना इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। देखिए, बाय इंक्रीजिंग मैंने कोरोना का इफेक्ट को घटाने के लिए तार का मोटाई को बढ़ाना पड़ेगा। तो बाय इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, कोरोना इफेक्ट कैन बी रिड्यूस्ड। कोरोना इफेक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, कैन बी रिड्यूस। लेकिन कोरोना इफेक्ट रिड्यूस हो कैसे गया? हम साइज को बढ़ा दिए तो कोरोना इफेक्ट को कम कैसे हो गया? बिकॉज it increases because it increases the value of critical disruptive voltage, critical disruptive voltage।
देखिए अभी क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का वैल्यू क्या बताया आपको, एम नॉट जी नॉट डेल आर लॉग ए डी बटा आर। तो अगर हम ये आर, ये वाला आर का रेडियस, अगर ये वाला रेडियस है ना कंडक्टर का रेडियस को अगर हम बढ़ा दिए, कंडक्टर का रेडियस को बढ़ा दिए तो VC भी तो बढ़ जाएगा। VC क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना रेडियस का, अगर रेडियस बढ़ा देंगे तो VC भी बढ़ जाएगा। और ये क्रिटिकल वोल्टेज क्या है, जिस पर मेरा कोरोना इफेक्ट जस्ट बनना शुरू होगा, तो अगर ये वाला भी बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा तो क्या, तो वो वाला वैल्यू बढ़ जाए जिस पर मेरा कोरोना इफेक्ट होगा, तो उस वैल्यू तक उसको पहुंचना होगा। मान लेते हैं हम ऐसा सेट कर दिया, हम इतना मोटाई को बढ़ा दिए, हम तार की मोटाई को इतना बढ़ा दिए कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जब मेरा 250 वोल्ट 250 केवी, जब मेरा 2,50,000 वोल्ट जाएगा, इतना हाई वोल्टेज, तब मेरा कोरोना इफेक्ट बनना शुरू हो जाएगा, तब मेरा कोरोना बनना शुरू हो जाएगा। मान लेते हैं हम ये वाला सेट कर दिए, तो इसके लिए आप कंडक्टर की मोटाई कितना बढ़ाना होगा आप समझ लीजिए, वो उसका रिस्क में नहीं ले सकता है ना। तो मतलब हम सेट कर दिए कि हाँ इतना वोल्टेज जाएगा तब मेरा कोरोना इफेक्ट बनेगा, माने कोरोना बनेगा। तो मेरा हमको जनरली कितना वोल्टेज लेना, हमको मान लेते हैं उस हाई वोल्टेज लाइन में हमको 220 के भी लेना, हमको 220 के भी लेना है। तो ये वाला वैल्यू जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो तो इस लिमिट से तो कम है ना, वो तो इस लिमिट से कम है ना, है तब तो मेरा कोरोना इफेक्ट नहीं बनेगा। तो यही वाला लिमिट जो 250 सेट की है वही मेरा VC है, तो मेरा VC पर बनेगा, तो VC तो मेरा कभी हुए नहीं करेगा, क्योंकि मेरा वोल्टेज कितना जा रहा है, हाई वोल्टेज 220 के भी, और हम सेट किसमें कर दिए कि अगर 250 के भी जाएगा तब में मेरा कोरोना इफेक्ट बनेगा। मतलब हम VC को बढ़ा दिए, है ना, हम 220 से 250 कर दिए कि 250 में मेरा जाएगा वोल्टेज, तब मेरा कोरोना इफेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, तो इसके लिए समझ सकते तार का मोटाई कितना पड़ेगा, अब उसका जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि तार का साइज को अगर हम बढ़ा देंगे तो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, है ना। तो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, जिससे मेरा ये जो कोरोना इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों बाय इंक्रीजिंग कंडक्टर स्पेसिंग, मतलब दो कंडक्टर के बीच का दूरी को अगर बढ़ा देंगे तो भी मेरा क्या बोलते हैं कोरोना इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका क्या हो जाएगा। अगर हम क्या बोले कि दो तार के बीच का दूरी को बढ़ा देंगे, रेडियस बढ़ जाएगा, तो कोरोना इफेक्ट कब होता है सॉरी, कोरोना इफेक्ट कब होता है, जब दोनों तार नजदीक में रहता है। तो हम दोनों तार को दूर में कर दिए तो पार्टिकल को आयनाइज नहीं कर पाएगा, मतलब मेरा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू जितना 30 kV पर सेंटीमीटर होना चाहिए है उतना नहीं जा पाएगा, तो मेरा कोरोना इफेक्ट नहीं होगा, सिंपल सा बात है ना। तो बस वही लिखेंगे, बाय इंक्रीजिंग सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर, सेपरेशन बाय इंक्रीजिंग सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर्स, कंडक्टर के बीच का सेपरेशन को अगर हम बढ़ा देंगे तो कोरोना इफेक्ट कैन बी रिड्यूस्ड, है ना। क्या लिखेंगे, बढ़ा देंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी डिक्रीज्ड, है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट घट जाता है, एंड हेंस कोरोना इफेक्ट आल्सो रिड्यूसेस। ठीक है, अगर हम दो तार के बीच की दूरी को बढ़ा दिए तो मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट भी घट गया, और पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी जो 30 kV जिस वोल्टेज पर यानी 30 kV पर सेंटीमीटर, है ना, पर सेंटीमीटर वोल्टेज जिस पर मेरा कोरोना इफेक्ट बनता है, तो वो भी घट जाएगा, यानी वो 30 kV तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो फिर कोरोना इफेक्ट कहां से बनेगा, इसलिए कोरोना इफेक्ट आल्सो रिड्यूसेस। बस सिंपल सा बातें है। तो इस तरीके से दोस्तों ये दो जनरल तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोरोना इफेक्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो ये जनरल से दो तरीका था। अब दोस्तों अब लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज, उसको भी मैं आपको बता देता हूं और आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। तो इसको लिख लीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या लॉसेस, मतलब कितने लॉस होते। तो अभी तक हम लोग बहुत सारा लॉस पढ़ चुके। सबसे पहले मैंने बहुत सारा लॉस में क्या पावर लॉस ही होगा ना, तो किस किस वजह से पावर लॉस होता है। सबसे पहले हम लोग देखे थे फेरांटी इफेक्ट जिसकी वजह से पावर लॉस होता था, दूसरा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जिसकी वजह से पावर लॉस होता था, तीसरा
स्किन इफेक्ट जिसकी वजह से पावर लॉस होता था, और अब आज की वीडियो में कोरोना इफेक्ट जिसकी वजह से पावर लॉस हो रहा है। फिर ये सब तो फिक्स्ड लॉस है कि होबे करेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। हाँ, इसको कम कर सकते हैं लेकिन होबे करेगा, तो इसको दोस्तों बोलते हैं फिक्स्ड लॉस या फिर परमानेंट लॉस। और दूसरा आता है वेरिएबल लॉस, यानी वो लोड के हिसाब से घटेगा बढ़ेगा। हाँ, लोड कम है तो वोल्टेज कम जा रहा है तो लॉस कम होगा। हाँ, लोड हेवी लोड लगा हुआ है तो वोल्टेज ज्यादा भी जा रहा है ना, तो फिर लॉस ज्यादा होगा। तो ये वेरिएबल लॉस इसको बोलते हैं। इसमें बेसिकली होता है रेजिस्टिव लॉस। ये लॉस किस कारण से होता है? रेजिस्टिव लॉस की वजह से होता है। रेजिस्टिव मतलब रेजिस्टिव एलिमेंट की वजह से। इसके अलावा आप इंडक्टिव लॉस, इसके अलावा इसमें इंडक्टिव लॉस माने रिएक्टिव लॉस भी होता है, जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से जो लॉस होता है ट्रांसमिशन लाइन में, है ना, तो ये रिएक्टिव लॉस भी होता है ना। और तो मतलब आपको समझ में आ गया कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में जो है ना, तो ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, दो भागों में, एक परमानेंट और फिक्स्ड लॉस, दूसरा वेरिएबल लॉस। बस इसी को लिखने वाले। और आपके एग्जाम में मान लेते ये वाला आ गया तो आपको यही वाला लिखना है ना। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस is divided into two types। पहला है परमानेंट और फिक्स्ड लॉस, परमानेंट और फिक्स्ड लॉस। सेकंड है वेरिएबल लॉस, है ना। चलिए अब पहला को देखते हैं, परमानेंट और फिक्स्ड लॉस को। परमानेंट और फिक्स्ड लॉस को समझते हैं। तो ये वो लॉस है दोस्तों जो मेरा लोड करंट पर डिपेंड नहीं करता है। तो किस पर डिपेंड करता है? सप्लाई वोल्टेज पर और ट्रांसमिशन के कंस्ट्रक्शन पर, यानी जो ट्रांसमिशन हो रहा है ना, जो पावर को ट्रांसमिट कर रहा है उस तार का कंस्ट्रक्शन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है और किस पर करता है? वेदर पर। वेदर यानी मौसम कैसा है। अगर मौसम ज्यादा मोलिक्यूल नमी वाला मौसम है, यानी पानी का मोलिक्यूल ज्यादा है, तो हवा का पार्टिकल्स को ज्यादा कंडक्टिंग बना देगा, तो इससे लीकेज ज्यादा होगा तो लॉस ज्यादा होगा। हाँ, अगर सूखा एकदम गर्मी का मौसम है, बहुत धूप चिड़चिड़ा एकदम वातावरण साफ सुथरा है, तब फिर लॉस कम होगा। हाँ, है ना। तो ये वेदर पर डिपेंड करता है, यानी ये लोड करंट पर डिपेंड नहीं करता। तो क्या लिखेंगे? फिक्स्ड लॉस डज नॉट डिपेंड ऑन लोड करंट, इट इज डिपेंड। ये तो डिपेंड किस पर करता है? सप्लाई वोल्टेज पर। सप्लाई वोल्टेज पर, कि ज्यादा वोल्टेज आ रहा है तो लॉस भी ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि कोरोना इफेक्ट दिखने को मिलेगा। कोमा ट्रांसमिशन लॉस, ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन, कोमा डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन, कोमा वेदर, है ना, WEATHER, वेदर ETC। इतना चीजों पर डिपेंड करता है दोस्तों, इतना चीजों पर मेरा क्या करता है? डिपेंड करता है। कौन? परमानेंट लॉस या फिर फिक्स्ड लॉस, है ना। अच्छा, तो फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट लॉसेस, फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फिक्स्ड लॉस, फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फिक्स्ड लॉसेस आर। क्या क्या है? पहला इस तरीके से ए नंबर में, या फिर एरो दे करके भी आप लिख सकते हैं। एरो क्या हो जाएगा? कोरोना लॉस, कोरोना इफेक्ट लॉस, कोरोना इफेक्ट लॉसेज या कोरोना इफेक्ट लॉस, जो कि फिक्स्ड लॉस एकदम होबे करेगा। उसी तरीके से करंट लीकेज, ये वाला भी लॉस होगा, करंट लीकेज होगा। तीसरा क्या होगा दोस्तों? वेदर डाइलेक्ट्रिक लॉस, WEATHER, वेदर डाइलेक्ट्रिक लॉस। चौथा क्या होगा दोस्तों? स्किन इफेक्ट लॉस, स्किन इफेक्ट
लॉस, इतना सारा दोस्तों क्या है, फिक्स्ड लॉस है। ये सब इंपॉर्टेंट ऐसे बहुत होता है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट लॉस है। करंट कोरोना इफेक्ट लॉस अभी जो बताए, करंट लीकेज, जो करंट लीकेज हो जाए वो भी एक तरह का लॉस है ना, सारा करंट मेरा वहां लोड तक पहुंच नहीं पा रहा। करंट वेदर डाइलेक्ट्रिक लॉस, मतलब कि मेरा आसपास का अगर हवा क्या है, अगर आसपास का मेरा वेदर यानी मौसम अगर डाइलेक्ट्रिक है, मतलब इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है, मतलब आयनाइज नहीं हो रहा है ना, तब तो लॉस कम होगा, और यदि आयनाइज हो जा रहा है ना, तब तो मेरा लॉस ज्यादा होगा। तो ये हो गया है ना, वेदर पर डिपेंड करता है। तो वेदर मेरा कैसा होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर का जैसा काम करना, अपने से होकर करंट फ्लो नहीं होने देना। स्किन इफेक्ट लॉस, समझ में आ गया। करंट क्या होता है, उसका चेहरे से होकर फ्लो करने लगता है, स्पेस सरफेस पर, अंदर भी नहीं सरफेस पर फ्लो करता है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है जंप करके, है ना, जिस कारण से आपका कोरोना इफेक्ट लॉस भी होता है। तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा है दोस्तों आपका वेरिएबल लॉसेस। लिख लिया, इसको मिटा देते हैं, लिख लिया ना, चलिए लिख दिया तो मिटा देते हैं। दूसरा क्या दोस्तों, वेरिएबल लॉसेस। वेरिएबल लॉसेस सेकंड क्या है, वेरिएबल लॉस। तो क्या लिखें, दिस लॉस डिपेंड्स ऑन करंट पर, यह करंट पर डिपेंड करता है ना, यह करंट पर डिपेंड करता है। दिस लॉस डिपेंड्स ऑन करंट flowing through the conductor या flowing through the transmission line, flowing through the transmission line। ठीक है, जो ट्रांसमिशन लाइन से जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट पर ये लॉस डिपेंड करता है ना। अच्छा, तो जैसे जैसे करंट, तो दिस लॉस या दिस वेरी, या जो लॉस है दोस्तों क्या करता है, वेरीज करता है अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन लोड। जैसे जैसे लोड बढ़ता है घटता है, उस हिसाब से ये वाला लॉस भी घटता बढ़ता है ना। तो इसका द मेन कॉज ऑफ लॉस इज, यानी इस लॉस का मेन कारण कौन है, रेजिस्टिव लॉस। रेजिस्टिव लॉस, देयर इज आल्सो रिएक्टिव लॉस। यहां पर दोस्तों रिएक्टिव लॉस भी होता है, हम जो कैपेसिटर इंडक्टर के वजह से होता है। रिएक्टिव लॉस ड्यू टू impedance nature of ट्रांसमिशन लाइन। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है, इसका मतलब दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन में देखे होंगे आप लोग, लाइन कांस्टेंट तीन होता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। यानी रेजिस्टेंस रेजिस्टिव इफेक्ट भी होता है, इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है और कैपेसिटेंस इफेक्ट भी होता है। तीनों तरह का इफेक्ट होता है किसमें, ट्रांसमिशन लाइन में। तो ये क्या होता है, तीनों का अगर रेजिस्टेंस को मिला देंगे तो रेजिस्टर की वजह से रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टर की वजह से इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा और कैपेसिटर की वजह से कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। तो तीनों रिएक्टेंस को मिला देंगे तो मेरा इंपीडेंस निकलेगा जेड, है ना, जेड, वो उसका भी यूनिट ओम में होता है। तो वही बोल रहे कि इसमें रिएक्टिव लॉस भी होता है, जो क्या होता है, इंपीडेंस नेचर की वजह से होता है। ट्रांसमिशन लाइन में इंपीडेंस नेचर होता है, यानी रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों इफेक्ट इसमें होता है ना। हाँ, तो ये हो गया। इसका एक डायग्राम बना देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। ये सबसे नीचे आपको ड्रॉ करना है ना, ये से मिटा देते हैं। ये वाला डायग्राम देख लीजिए, ये आपका किसका है, इसी का, वेरिएबल लॉस का ही है ना, वेरिएबल लॉस का ही ये वाला डायग्राम में देखिए कैसा है, वहां से देख लीजिए, ट्रांसमिशन लाइन का ही है ना। ये मान लेते हैं रेजिस्टर, ये है कैपेसिटर और यहाँ है आपका इंडक्टर, इस तरीके से गया है ना। तो बस यहाँ पर रेजिस्टर आर, इंडक्टर एल, तो रेजिस्टर आर तो इंडक्टर का एक्सएल और यहाँ हो जाएगा आपका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो वही बोल रहे कि हियर, तो लॉस कितना होगा दोस्तों, लॉस हो जाएगा आपका पावर लॉस कितना होगा, आई स्क्वायर आर, उस रेजिस्टर की वजह से मुख्यतः, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव लॉस। एक्टिव लॉस क्या हो जाएगा दोस्तों, जो मेरा सही में लॉस करवा रहा है,
आई स्क्वायर आर, वही मेरा सही में रजिस्टर लॉस है। पावर हम लोग बोलते हैं ना कोरोना इफेक्ट हो रहा है, स्किन इफेक्ट हो, कुछ नहीं है, वो सब की वजह से जो पावर लॉस है ना वो एकदम बहुत कम है, बहुत कम। सबसे ज्यादा पावर लॉस होता है इसकी वजह से, रजिस्टिव इफेक्ट की वजह से, रजिस्टिव लॉस है ना। 95% तो लॉस इसी की वजह से होता है, बाकी 5% इधर उधर से होता है, 5-10%। और आरे को लॉस होता है दोस्तों जो हमको इंपीडेंस नेचर की वजह से। तो आई स्क्वायर जेड उसको क्या बोलते हैं, एस, टोटल लॉस, या फिर इसको क्या बोलेंगे, टोटल लॉस, या फिर एपरेंट लॉस। एपरेंट लॉस, एस बराबर एपरेंट पावर होता है ना, तो एपरेंट लॉस ये हो गया दोस्तों, है ना। तो वेयर जेड क्या है, इंपीडेंस है, वेयर जेड क्या है दोस्तों, इंपीडेंस है, और आई क्या है, ट्रांसमिशन करंट है ना। तो जेड क्या है, वेयर जेड क्या है, इंपीडेंस, इंपीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, और आई क्या है, ट्रांसमिशन करंट, यानी यानी कितना करंट ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसमिशन करंट। बस दोस्तों खत्म हो गया, खत्म हो गया। यानी हम लोग इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। यानी दोस्तों आज हम लोग डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर का जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट है उसका यूनिट 3 तक खत्म कर ले, यूनिट 3 खत्म। अब जो हम लोग शुरू करें दोस्तों यूनिट नंबर 4, है ना। तो यूनिट नंबर 4 शुरू करेंगे। तो ये वीडियो आपको अगर समझ में आ गया होगा, इसमें हम लोग कोरोना इफेक्ट, तरह तरह का चीजें समझे, कोरोना इफेक्ट की वजह से कैसे पावर लॉस होता है ना, फिर कोरोना इफेक्ट क्यों होता है, कैसे होता है, उसको पहचानने का कितना कितना तरीका, माने क्या क्या फैक्टर है जिससे हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये कोरोना इफेक्ट हो रहा है ना। 2-3 को मैंने बताया ना। और किस वोल्टेज पर हमको पता चले कि हाँ कोरोना बन रहा है, वो कौन सा वोल्टेज जिस पर हमको कोरोना दिखता है, कोरोना को रिड्यूस करने का क्या क्या मेथड से, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मैंने बताया। और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस क्या क्या होते हैं और कितने भागों में इसको बांटा गया है, सब कुछ दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग काफी आसान शब्दों में, काफी घरेलू भाषा में समझे, ताकि आपको सरल शब्दों में समझ में आ जाए। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो लाइक दोस्तों कर दीजिएगा, एक थोड़ा लाइक तो करना बहुत जरूरी है ना, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले। और चैनल पर नए आए हैं तो आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों में भी वीडियो का लिंक को फैला दीजिए, है ना, रॉकेट की तरह, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, है ना। और फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।